द पेल लेडी। ये बात है 1960 की। इंग्लैंड में लूसी मॉर्गन नाम की एक महिला रहती थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लूसी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी आंट मैरी के साथ रहती थी। लूसी एक बहुत ही फेमस पेंटर बनना चाहती थी। एक दिन मैरी उसके पास आती है और वो पेंटिंग कर रही होती है। लूसी, तुम तो बहुत ही प्रतिभाशाली हो, तुम्हें पेंटिंग सीखनी चाहिए। आंट मैरी, मैं सीखना तो चाहती हूँ। शहर के बाहर एक लेडी है, मिसेस रोज। मुझे उनसे पेंटिंग सीखनी है। वो बहुत ही फेमस पेंटर है, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लूसी, ऐसा मत करो। मेरे लिए अपने सपने मत खो। शहर से बाहर मेरी एक बहन भी रहती है, एना। तुम वहाँ रह लेना। लूसी अपना सामान पैक करती है और जाकर सो जाती है। वो गहरी नींद में होती है कि तभी उसे एक डरावना सपना दिखाई देता है। लूसी एक बहुत ही अजीब से कमरे में है, जिसकी दीवारें एकदम सफेद है और उन पर काले धब्बों के निशान हैं। दीवारों पर नाखूनों के निशान लगे होते हैं। ये कौन सी जगह है? कोई है? कोई है? अचानक से उसके ऊपर खून की बूंदें टपकने लगती हैं। वो कांपते हुए ऊपर देखती है तो कोई नहीं होता। वो नीचे देखती है तो उसके पैर खून से सने होते हैं। पूरे कमरे में खून ही खून होता है। बचाओ मुझे! खून बढ़ रहा होता है और वो भागते हुए खिड़की के पास जाती है। खिड़की खुलती है तो उसे एक औरत हवा में दिखती है, जो खिड़की के पास उसे देख रही है। उसका एकदम सफेद चेहरा होता है और उसके होठों पर टाँके लगे होते हैं। उसकी आंखें काली होती हैं, जिनमें पुतलियां नहीं होती। वो धीरे धीरे लूसी की तरफ बढ़ती है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे! छोड़ दो मुझे! लूसी कमरे में बहते हुए खून में गिर जाती है। खून में लथपथ वो कांप रही होती है। वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आती है और अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखने ही वाली होती है कि लूसी की आंख खुलती है। लूसी नींद से जागकर डर से अपनी गर्दन छू रही होती है। नहीं, छोड़ दो मुझे! छोड़ दो मुझे! तभी मैरी भागकर उसके कमरे में आती है। क्या हुआ लूसी? बुरा सपना देखा क्या? हाँ आंटी, बहुत ही बुरा सपना था। इतनी भयानक शक्ल मैंने कभी नहीं देखी थी। घबराने की बात नहीं है। चलो आज मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। वैसे भी कल तो तुम चली जाओगी। अगले दिन लूसी मैरी से विदा लेती है और शहर से दूर मैरी की बहन एना के पास आ जाती है। लूसी, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं। मिसेस रोज से मैंने बात कर ली है। वो खुद तुम्हें पेंटिंग सिखाने के लिए आया करेंगी कल से। जी आंटी, थैंक यू। एना लूसी को कमरा दिखाने ले जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, लूसी कमरा देखकर हैरान रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही कमरा होता है जैसा उसने सपने में देखा था। वही सफेद दीवार और काले गोल गोल धब्बों के निशान और एक खिड़की। लूसी को वो औरत याद आती है और वो सहम जाती है। कैसा लगा कमरा लूसी? अच्छा है आंटी। लूसी एना को सपने के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन वो उस कमरे में उस रात को मुश्किल से सो पाई। अगले दिन वो कैनवास और कलर्स टेबल पर रखकर वेट कर रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। हेलो मिसेस रोज, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपसे पेंटिंग सीखना मेरा सौभाग्य है। रोज अंदर आती है और दरवाजा बंद हो जाता है। लूसी कुछ समझ नहीं पाती। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रोज पीछे मुड़ती है और वो भयानक औरत बन जाती है, जैसे लूसी ने सपने में देखी थी। लूसी बुरी तरह से डर जाती है। रोज की बॉडी जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पेल लेडी उसके करीब आती है और उसके खूबसूरत चेहरे को नाखूनों से खरोंच देती है। एना दरवाजा खटखटाती है और पेल लेडी गायब हो जाती है। एना दरवाजा खोलती है और देखती है कि रोज बेहोश है और उसके और लूसी के चेहरे पर खरोंचें आई हुई हैं। क्या हुआ लूसी? ये किसने किया? उसका चेहरा एकदम पेल था, भयानक चेहरा। एना शॉक हो जाती है। क्या वो पेल लेडी थी? वो फिर से आ गई है। ये पेल लेडी कौन है और ये ऐसा क्यों कर रही है? यहाँ आने से पहले वो मेरे सपने में भी आई थी। आज से 30 साल पहले इस शहर में अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। शहर में कोई भी सुंदर लड़की सड़क से गुजरती तो उसके चेहरे पर वार हो जाता। पुलिस ने ढूंढने की बहुत कोशिश करी कि इसके पीछे कौन है। फिर कुछ महीनों बाद ये राज भी खुला। ये काम था एक औरत लिली का, जो कि दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी।
उसकी त्वचा बहुत पेल थी। उसके होठों पर एक कट था क्योंकि उसका बचपन में एक्सीडेंट हो गया था और वह मेंटल असाइलम से भागी हुई मरीज थी। उसने बताया कि उसका अपने चेहरे की वजह से बहुत मजाक उड़ता था, इसलिए उसने खूबसूरत औरतों को जख्मी किया। जब पुलिस उसे जेल ले जा रही थी, लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर मार डाला। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी खूबसूरत लड़कियों पर हमला करती है और उन्हें मार देती है। लूसी, तुम यहाँ से चली जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। रोज को भी होश आ जाता है और वो भी पेल लेडी के बारे में सुनकर हैरान रह जाती है। मैडम, आप भी चली जाओ। नहीं है ना, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। उसे हमारी सुंदरता से जलन है ना, हम उसे इसी जाल में फंसाकर हराएंगे। एना, मैं चाहती हूँ कि तुम फादर से होली वाटर लेकर आओ। मुझे पता है उस पेल लेडी को कैसे खत्म करना है। लूसी और एना हामी भरती हैं। उसी शाम लूसी बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनती है और बहुत अच्छा मेकअप करती है और अपने आप को शीशे में देखती है। लूसी, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। लिली हम दोनों को देखती तो जल ही जाती। पेल लेडी उनकी सुंदरता को खिड़की से देखकर गुस्सा हो रही होती है। वो इतने गुस्से में होती है कि घर के सारे शीशे टूट जाते हैं और वो उन दोनों के सामने आ जाती है। करीब आकर अपने खुले बालों को उसके ऊपर झटकाती है। लूसी का चेहरा हल्का हल्का जलने लगता है। वो दर्द से चीखने लगती है। पेल लेडी अपने नाखूनों से लूसी के बदन पर खरोंचती है। लूसी से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेल लेडी उसके बाल पकड़कर उसे धक्का देती है। उसके हाथ लंबे होने लगते हैं और वो उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। मैं तुम्हारी सुंदरता को बर्बाद कर दूंगी। लूसी दर्द से चिल्ला रही होती है कि तभी रोज मंत्र उच्चारण करने लगती है। पेल लेडी के कानों में दर्द होने लगता है और वो चीखने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत! वो अपना और शक्तिशाली रूप बना लेती है और रोज को धक्का देती है। रोज मंत्र पढ़ना बंद नहीं करती। पेल लेडी उसकी गर्दन दबा रही होती है। In the name of the Father and of the Son and Holy Spirit, I condemn you to hell. रोज का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी पीछे से एना आती है। एना पेल लेडी के ऊपर होली वाटर छिड़कती है और पेल लेडी तड़पने लगती है। वो रोज को छोड़कर मुड़ती है और उसकी तरफ बढ़ती है कि तभी एना उसके गले में क्रॉस का लॉकेट पहना देती है। पेल लेडी तड़पने लगती है और धीरे धीरे पैरों से गायब होने लगती है। लूसी पर उसका असर कम होने लगता है और धीरे धीरे पेल लेडी गायब हो जाती है। इस तरह पेल लेडी का अंत हो जाता है। द ममी। ये बात है 1995 की। मैक्स शिकागो में रहता था। वो शिकागो के एक मशहूर म्यूजियम में काम करता था। एक दिन मैक्स अपने जूनियर शेल्डन के साथ बात कर रहा होता है। उनके सामने एक सफेद बॉक्स रखा होता है। शेल्डन, ये मम्मी है इजिप्ट से। कहते हैं आज से 1000 साल पुरानी है। बड़े ही खतरनाक राजा की है। कहते हैं कि इस राजा ने 100 लोगों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। सर, मैंने तो ये भी सुना है कि इस राजा ने मरते हुए अपनी प्रजा से कहा था कि वह जरूर लौटेगा और अपने राज्य पर फिर से राज करेगा। अच्छा, मरने के बाद भी? कितना घमंडी राजा था, पर था बड़ा मशहूर। राजा एडमनेट। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। इससे तो हमारे म्यूजियम का काफी नाम होगा। हाँ बिल्कुल। कल इसको कहाँ रखना है उसके बारे में बॉस से पूछ लेंगे। चलो, म्यूजियम बंद करने का टाइम हो गया है। काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है सर, कल ही इस मम्मी की पोजीशन डिसाइड कर लेंगे। आप घर जाइए, मुझे कुछ काम खत्म करना है। मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। मैक्स और शेल्डन अपने कैबिन में जाते हैं। सफेद बॉक्स के अंदर सफेद पट्टियों में लिपटी हुई मम्मी रखी होती है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और उसकी आंख लाल हो जाती है। वो उस सफेद बॉक्स को तोड़कर वहां से निकल जाती है और खड़ी होकर पूरे म्यूजियम को देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर गुस्सा था। वो म्यूजियम के बाहर जाने लगी। मैक्स काम खत्म करके घर के लिए निकल रहा होता है। शेल्डन, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। तुम म्यूजियम बंद कर देना। ठीक है सर।
मैक्स चला जाता है। कुछ देर बाद शेल्डन चाबी लेकर आता है और देखता है कि बॉक्स में मम्मी नहीं है। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। मैक्स गाड़ी चला रहा है और अपने घर की तरफ लौट रहा है। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है, घर जाकर गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगा। शेल्डन देखता है कि खून के पैर के निशान म्यूजियम के बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये खून के निशान किसके हो सकते हैं? शेल्डन ने बॉक्स की तरफ देखा तो चौंक उठा, क्योंकि उसमें मम्मी नहीं थी। कि बॉक्स में से मम्मी कहाँ गई होगी? कुछ तो गड़बड़ है शेल्डन। कहीं ये मम्मी के पैरों का निशान तो नहीं? कहीं मम्मी जिंदा तो नहीं हो गई फिर से? शेल्डन उनका पीछा करता है। मम्मी के पैर के निशान म्यूजियम के बाहर आकर रुक जाते हैं। यहाँ तो मैक्स सर की गाड़ी खड़ी थी। इसका मतलब शेल्डन पूरी तरह डर जाता है और मैक्स को फोन करता है। मैक्स फोन उठाता है और शेल्डन घबराते हुए पूछता है, सर आप कहाँ हैं? क्या बात है शेल्डन, मैं तो बेकर स्ट्रीट पर हूँ, लेकिन तुम इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों हो? सर वो मम्मी अपने बॉक्स में नहीं है, वो शायद। बॉक्स में नहीं है तो कहाँ है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शेल्डन? नहीं सर, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। ओफो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ शेल्डन, घर जाकर ही फोन करता हूँ। सर मेरी बात तो सुन लीजिए। तभी मैक्स की कार में पीछे मम्मी लगकर बैठ जाती है। उसकी आंखें लाल हैं, पूरे शरीर में पट्टी बंधी हुई है। मैक्स उसे देखकर चिल्ला उठता है, तुम ठीक कह रहे हो शेल्डन, वो मेरी कार में है। मैक्स अपनी गाड़ी का संतुलन खो देता है और एक पेड़ से टकरा जाता है। सर मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। शेल्डन म्यूजियम को ताला लगाकर भागता है कि तभी उसे कुछ याद आता है। वो ताला खोलता है, अपने कैबिन में जाता है और एक कैन में रखा नमक उठाता है और भागता है। मैक्स बुरी तरह से जख्मी है, उसके सर से खून बह रहा होता है। वो धीरे से उठता है और घबराकर पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। वो दरवाजा खोलता है और लंगड़ा लंगड़ा कर भागने लगता है। तभी उसके सामने मम्मी आ जाती है। मैक्स बुरी तरह से डर जाता है। वो एक लकड़ी उठाता है और मम्मी के शरीर पर मारता है। मम्मी को कुछ भी नहीं होता और वो लकड़ी टूट जाती है। मम्मी अपने शरीर पर लगी पट्टी को धीरे धीरे खोल रही है और वो भागते हुए मैक्स के पैर में जाकर बांध रही है। बचाओ मुझे, छोड़ो 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 मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैक्स भागता हुआ लड़खड़ा कर गिर जाता है। वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। नहीं, जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने कहा था ना कि मैं लौटूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। मम्मी अपने हाथ को एक पेड़ की टहनी की तरफ घुमाती है और खूब सारी लकड़ियां मैक्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है। मम्मी उसके चारों तरफ घूम रही है और अपने हाथ को लकड़ी पर रगड़ रही है। लकड़ियों पर खून टपक रहा है। मैक्स ये देखकर पूरी तरह से कांप रहा है। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। मम्मी के शरीर से एक और पट्टी निकलती है और जाकर मैक्स के मुंह पर बंध जाती है और वो बोल नहीं पाता है। इधर शेल्डन तेजी से गाड़ी चला रहा है। रास्ता एकदम सुनसान है। वो बेकर स्ट्रीट पहुंचता है और देखता है कि मैक्स लकड़ियों के बीच है और मम्मी ने लकड़ियों पर आग लगा दी है। उसकी नजर मम्मी पर पड़ती है। शेल्डन गाड़ी तेज करता है और मम्मी को तेज गाड़ी से धक्का देता है। मम्मी के कई टुकड़े हो जाते हैं और वो जमीन पर बिखर जाती है। शेल्डन गाड़ी से उतरता है और मैक्स के पास पहुंचता है। सर आप ठीक तो है ना? रुकिए मैं आपको निकालता हूँ। तुम सही वक्त पर आ गए शेल्डन, नहीं तो जाने क्या हो जाता। तभी जमीन पर बिखरी मम्मी के अंग आपस में जुड़ने लगते हैं। शेल्डन ये देखकर हैरान हो जाता है कि सारे अंग जुड़कर मम्मी और भी भयानक हो गई है। सर जल्दी आइए बाहर, हमारे पास वक्त नहीं है। मम्मी पीछे से आकर शेल्डन की गर्दन पकड़ती है और धक्का देती है। शेल्डन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मैक्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मम्मी उसके सामने आ जाती है। मैक्स उसे देखकर कांप उठता है।
मम्मी अपने शरीर से पट्टी उतारती है और वो पट्टी मैक्स के ऊपर बांधने लगती है। उसका गला दबने लगता है। शेल्डन ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने ऑफिस से नमक उठाया था। शेल्डन जैसे तैसे गाड़ी से नमक उठाता है और उसे मम्मी के ऊपर छिड़कता है। मम्मी का शरीर जलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। शेल्डन मैक्स को बाहर निकालता है। सर आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ शेल्डन, थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। सर इस मम्मी का क्या करें? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। ये जहाँ से आई थी इसे वहीं वापस भेजो, हमें नहीं रखना इसे अपने शहर में। और हाँ याद रहे ये हादसा किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे म्यूजियम के बारे में कुछ भी बुरा सुने। कुछ लोग म्यूजियम से मम्मी के बॉक्स को उठाकर ले जा रहे हैं। मैक्स और शेल्डन लोगों को मम्मी को ले जाते हुए देखते हैं कि तभी मैक्स पूछता है, शेल्डन तुम्हें नमक डालने की तरकीब कैसे आई इस मम्मी पर? सर मैंने तो एक फिल्म में देखा था, सोचा ट्राई कर लूं। अच्छा हुआ ट्राई कर लिया सर, जान तो बच गई। मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुमने वो फिल्म नहीं देखी होती तो क्या होता? पता नहीं सर, तब क्या ही हो जाता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उस मम्मी को जाते हुए देखकर चैन की सांस लेते हैं। कुछ साल बाद दो लोग मम्मी के बॉक्स को खोल रहे हैं और उसे एक नए म्यूजियम में रखा जा रहा है कि तभी उस मम्मी की आंखें खुल जाती हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राजस्थान के रहने वाले सुमेर सिंह और जय सिंह में बहुत दोस्ती थी। जय सिंह के पास एक बेहद कीमती मूर्ति होती है जिसको पाने के लालच में वो जय सिंह और उसकी बेटी को मार देता है, लेकिन उसकी बेटी की आत्मा उस मूर्ति में आ जाती है। सुमेर सिंह वो मूर्ति घर तो ले आता है, लेकिन उसके साथ भुतहा घटना होनी शुरू हो जाती है। वो इससे बचने के लिए वो मूर्ति ऋषि नाम के आदमी को बेच देता है, जिसे पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता है। मूर्ति खरीदने के साथ उसके साथ भी भूतिया घटनाएं होती हैं। जब वो अपनी पत्नी के साथ वापस दिल्ली लौट रहा होता है तो वो मूर्ति उसकी पत्नी सोनम पर हमला कर देती है। अब आगे वो मूर्ति सोनम का गला घोंट रही होती है और उसकी बेटी अंजलि अपने पापा से मम्मा को बचाने के लिए कहती है। ऋषि वहाँ सामने पड़े एक बड़े से डंडे को उठाता है और उस मूर्ति पर जोर से मारता है। मूर्ति दूर जा गिरती है। सोनम, सोनम, भागो यहाँ से, लगता है ये मूर्ति भूतिया है। ऋषि खुद अंजलि को गोद में उठाता है और सोनम का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वे अपनी कार के पास पहुँचते हैं। ऋषि कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? ऋषि चाबी तो लगाओ, शायद लॉक होगा। ऋषि पॉकेट से चाबी निकालकर लॉक खोलता है। फिर वो पूरी स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं। उस आदमी ने मुझे भूतिया मूर्ति भेज दी। किस आदमी ने? तुमने तो कहा था कि किसी से मीटिंग है। सॉरी सोनम, मैं सुमेर सिंह नाम के आदमी के पास 500 साल पुरानी मूर्ति खरीदने गया था। मैंने कितनी बार कहा तुम्हारी ये पुरानी चीजों को इकट्ठा करने की आदत एक दिन हमें किसी मुसीबत में न डाल दे। वो अपने घर पहुंचकर जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करते हैं। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। वे सभी डर जाते हैं। हे भगवान, इतनी रात को कौन आ गया? वो उठकर दरवाजे के की होल से झांक कर देखती है। दरवाजे के बाहर वही मूर्ति उन्हें दिखती है। ऋषि दरवाजे पर वही है। मम्मा, अब हम लोग मर जाएंगे। नहीं बेटा, कोई नहीं मरेगा, आपके पापा है ना। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वो मूर्ति दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। सभी डर जाते हैं। अंजलि तो फूट फूट कर रोने लगती है। पापा, पापा मुझे बचा लो पापा। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मूर्ति से आवाज आने लगती है। मुझे जहाँ से लाया वहाँ छोड़ दो, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। मुझे सुमेर सिंह के पास छोड़ दो, नहीं तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। पापा, इसे छोड़ आओ ना, ये जहाँ बोलती है वहाँ छोड़ आओ ना इसे। मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। प्लीज पापा, इसे छोड़ आओ ना। हाँ बेटा, पापा इसे वहीं छोड़ कर आएंगे इसे। ऋषि उस मूर्ति को उठाकर अपनी कार में रखकर राजस्थान निकलने की तैयारी कर ही रहा होता है कि पीछे से सोनम और अंजलि भी आ जाते हैं और साथ जाने की जिद करते हैं। ऋषि उन्हें भी साथ लेकर सुमेर सिंह के घर पहुंचता है।
वहां पहुंचकर वो घर का दरवाजा खटखटाता है। एक आदमी घर के अंदर से बाहर निकलता है। भाई साहब, मुझे सुमेर सिंह से मिलना है। कौन सुमेर सिंह? अरे सुमेर सिंह, इस घर के मालिक। ओहो, वो सुमेर सिंह, वो तो अपना सब कुछ बेचकर कल ही अमेरिका चले गए। अरे उन्हें तो अगले महीने जाना था ना। ये बात सुनकर ऋषि के हाथ पांव फूल गए। अब अमेरिका जाना तो इतना आसान नहीं कि आज मन किया कल चले गए। दूसरी ओर सोनम और अंजलि के बहुत जिद करने पर उस मूर्ति ने सुमेर सिंह की सारी असलियत उन्हें बता दी। अब तो वो भी चाहते थे कि मूर्ति किसी भी तरह सुमेर सिंह के पास पहुंच जाए। उन्होंने किसी तरह सुमेर सिंह के अमेरिका वाले घर का पता लगाया और मूर्ति को उनके पते पर कुरियर कर दिया। इंडिया से मेरे लिए किसने कुरियर भेजा है? वो पैकेट को खोल ही रहा होता है कि उसके मोबाइल की घंटी बजती है। वो पैकेट को साइड में रखकर फोन पर बात करने लगता है। अरे थैंक यू जी, थैंक यू। शाम को मिलते हैं ना जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा खास इंतजाम है। सुमेर सिंह का बर्थडे है, कोई ऐरे गहरे का नहीं। सुमेर सिंह बातचीत में इतना मशगूल हो जाता है कि कुरियर के पैकेट वाली बात वो भूल जाता है। उसके नौकर की नजर जब उस पैकेट पर जाती है तो उसे लगता है कि उसके मालिक का बर्थडे गिफ्ट होगा, इसलिए वो उसे संभाल कर उनके कमरे में रखने जाता है। तभी उसे पैकेट से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। अरे ये इस पैकेट से कैसी आवाज आ रही है? खोलकर देखूं क्या? नौकर उस पैकेट को खोलता है। अंदर से वो मूर्ति निकलती है। कितनी डरावनी मूर्ति है ये। भला जन्मदिन पर कोई ऐसा गिफ्ट देता है क्या? वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी मूर्ति रोने लगती है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या? ये मूर्ति तो रो रही है, वो भी खून के आंसू। मालिक, मालिक बचाइए! उसके चिल्लाने की आवाज सुमेर सिंह के कानों में भी पड़ती है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? मालिक, मालिक वो गिफ्ट में। क्या गिफ्ट में? पूरी बात बोलने के पहले ही नौकर बेहोश हो जाता है। सुमेर सिंह डॉक्टर को फोन करने जा ही रहा होता है कि उसे अपने कमरे से किसी के गाने की आवाज आती है। वो भागकर अपने कमरे के पास जाता है। वहां से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गाने की आवाज आ रही होती है। कौन है यहाँ? बिना कोई उत्तर दिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुमेर चाचू, हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज आती है। सुमेर चाचू? कौन है? कौन है? कौन गा रहा है ये? तभी वो मूर्ति उछलकर सुमेर सिंह के गले पर चढ़ जाती है और कहती है, सरप्राइज चाचू, सरप्राइज। तुम कहां से आ गई? तभी सुमेर सिंह देखता है कि जय सिंह की बेटी अनीता उसके सामने खड़ी है। मैंने कहा था ना कि ये मूर्ति एक दिन आपको मार देगी, तो तैयार हो जाइए मरने के लिए। सुमेर सिंह डर के मारे भागने लगता है तो मूर्ति के पैर अपने आप बड़े होने लगते हैं और वो उसके पैरों में फंस जाते हैं। वो मुंह के बल गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। सुमेर सिंह ने जिस मूर्ति के लालच में आकर अपने सबसे अच्छे दोस्त और उसकी बेटी को मार दिया, उस मूर्ति ने उसे भी नहीं छोड़ा। लालच का अंत हमेशा से बुरा ही होता है। लोग ये बात पढ़ते हैं लेकिन उसको मानते नहीं। जब तक लोग मानेंगे नहीं, ऐसी भूतिया मूर्ति पैदा होती रहेगी। कहीं बाहर घूम कर आते हैं। दिस आफ्टरनून इज सो बोरिंग। हाँ भैया, प्लीज चलो। नो यार, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, तुम दोनों जाओ। जैक भैया, जोली भी आ रही है मिलने। सुबह बात हुई थी मेरी उनसे।
पर कोई नहीं, आपको नहीं जाना तो कोई बात नहीं। क्या जूली भी आ रही है? फिर तो मैं भी चलूंगा। हैरी और केविन एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। वे तीनों जूली से मिलने जाते हैं। जूली उनके बचपन की दोस्त होती है और जैक और जूली एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हाय जूली, कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम बताओ। वे सब बातें कर रहे होते हैं और पूरा गांव घूम रहे होते हैं। जंगल के कुछ करीब आकर एक कब्रिस्तान होता है और जैक की नजर एक पुराने घर पर पड़ती है जो कि बहुत पुराना होता है। जूली, कल वहाँ मुझे इस घर में शाम को मिलना। यहाँ कोई नहीं आता। जूली मुस्कुराकर हाँ कर देती है। अगली शाम को जैक और जूली उसी घर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम जी भर के बातें कर सकते हैं। तुम्हें पता है इस घर के बारे में? ये एक ड्रैकुला का घर है। आज से 100 साल पहले इस गांव में चमगादड़ों का आतंक बढ़ गया था। जहाँ देखो वहाँ चमगादड़ उड़ते रहते और आए दिन किसी न किसी को खरोंच कर घायल करते रहते। एक दिन विक्टर नाम का एक व्यक्ति अपने घर की तरफ लौट रहा था और तभी उसे एक काली बिल्ली दिखती है जिसकी आंखें एकदम लाल होती हैं और वो उस बिल्ली को देखकर डर जाता है। अरे, इतनी डरावनी बिल्ली किसी राक्षस से कम नहीं लग रही है। तभी वो बिल्ली उसके पास आती है और उसके पैर पर नाखून मार देती है और एक उड़ता हुआ चमगादड़ उसकी गर्दन पर निशान छोड़ देता है। विक्टर बुरी तरह तड़पने लगता है। अचानक से उसके दांत नुकीले होने लगते हैं और नाखून बढ़ने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। विक्टर जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसका पूरा रूप बदल चुका होता है और वो एक भयानक ड्रैकुला बन जाता है और उसे खून की प्यास लगती है। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और अपनी पत्नी का खून पी जाता है, पर उसकी प्यास शांत नहीं होती और वे अपने तीनों बच्चों का भी खून पी जाता है। गांव में ड्रैकुला का आतंक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग अपने घरों से निकलना ही बंद कर देते हैं। फिर एक रात वो अपने खून से एक पहाड़ी पर लिखता है, मैं 100 साल बाद फिर आऊंगा। ऐसा लिखकर वो अपने घर में गायब हो जाता है। वाह, क्या मजेदार कहानी थी। हाँ थी तो। अब सच थी या झूठी ये तो नहीं पता, पर कहते हैं कि 100 साल पूरे हो गए हैं और ड्रैकुला कभी भी जाग सकता है। चलो जूली, बहुत डरावनी बातें हो गई। बहुत वक्त हो गया है। कल फिर मिलते हैं यहाँ इसी वक्त। उसी रात गांव में फिर से चमगादड़ों का आतंक आ जाता है। चारों तरफ शोर मचने लगता है और उस घर के तहखाने में ड्रैकुला की आंख खुलती है। अगली शाम जैक जूली से मिलने जा रहा होता है, तभी हैरी उसे रोकता है। भैया, आप हमारे साथ नहीं रहते हो, बस जूली के साथ ही रहते हो। आज आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं हमारे साथ खेलो। मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी रहूं। तुम लोग अपना काम करो, समझे? ठीक है, तो आज आना ही मत कर, वहीं रहो उसी घर में बंद। जैक जूली का उसी घर में इंतजार कर रहा होता है। आज जूली को आने में बड़ी देर हो गई, क्या बात है? तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर खून लगा हुआ था। जैक को कुछ अजीब सा लगता है। अचानक से उस घर के ऊपर चमगादड़ उड़ने लगते हैं। ये दरवाजा तो तहखाने की तरफ जाता है, लेकिन ये खून के निशान किसके हो सकते हैं? जैक धीरे धीरे करके नीचे उतरता है और तहखाने में चला जाता है। वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि उसे 2 आंख चमकती हुई दिखती हैं और वे आंख उसके करीब आती है तो वो एक बिल्ली होती है। जैक जैसे ही मुड़ता है तो देखता है कि जूली की लाश लटक रही होती है और उसका बदन खून से लथपथ है।
जूली, क्या हुआ तुम्हें? जैक जूली की मौत के सदमे में होता है कि अचानक उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। वे डरता हुआ पीछे देखता है तो एक भयानक ड्रैकुला उसके पीछे खड़ा होता है। जैक जैसे ही भागने की कोशिश करता है, ड्रैकुला उड़कर उसके पास आता है और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगता है। जैक की भी मौत हो जाती है। जैक की माँ जेनी उसका इंतजार कर रही होती है और घबरा रही होती है। हैरी, केविन कहाँ है? तुम्हारा भाई, तुम्हें कुछ पता है क्या? कितना वक्त हो गया है? मम्मी, भैया रोज जूली से मिलने जाते थे, शायद उन्हीं के साथ होंगे। तभी पूरे गांव में तूफान आने लगता है और चमगादड़ चारों तरफ फड़फड़ाने लगते हैं। जैक की नानी ये सब देखकर डर जाती है। लगता है ड्रैकुला वापस आ गया है। उसने कहा था कि वो वापस आएगा और वो आ गया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका खून पी जाएगा। क्या? कैसी बात कर रही हो मम्मी? अभी 100 साल नहीं हुए हैं, अभी तो। जैक की माँ अचानक से चुप हो जाती है और कैलेंडर देखती है तो विक्टर की घटना को पूरे 100 साल हो गए होते हैं। जैक कहाँ होगा? अभी तक घर नहीं आया। मैंने ही उनसे कहा था कि घर मत आना, मैं बहुत बुरा भाई हूँ। वो दोनों जंगल के पास पुराने घर में रोज मिलते थे। क्या? वो घर तो विक्टर का था। सभी लोग घबरा जाते हैं और गांव में ड्रैकुला का आतंक फिर से छा जाता है। हैरी को लगता है कि उसका भाई जैक उसकी वजह से घर नहीं आया। हैरी अपने भाई जैक को ढूंढने उसी घर के पास चला जाता है। जैक भैया, आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा, आप घर चलिए प्लीज भैया, आप कहाँ हैं? तभी एक चमगादड़ की आंख से लाइट निकलती है और तय खाने में ड्रैकुला के सामने हैरी की तस्वीर आ जाती है। ड्रैकुला उस हैरी को देखकर उसका खून पीने की राह देखने लगता है। वो चमगादड़ों को अपने वश में करता है और सारे चमगादड़ उड़ते हुए हैरी के पीछे आ जाते हैं। हैरी उनसे बचने के लिए भागता है और उस घर में घुस जाता है और सीधा तय खाने में चला जाता है। उसे अपने चारों तरफ खून दिखाई दे रहा होता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो हाँफने लगता है। तभी उसे जूली और जैक की लाश दिखाई देती है। भैया, भैया! तभी उसके सामने ड्रैकुला आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह चीख पड़ता है। ड्रैकुला उसके पास आ रहा होता है। तभी जेनी वहाँ जैक और हैरी को ढूंढती हुई आ जाती है। वो अपना क्रॉस का लॉकेट ड्रैकुला के माथे पर लगाती है और ड्रैकुला दर्द से फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो मरते मरते हैरी के गर्दन में अपने दांत काट देता है। जेनी हैरी को छुड़ाती है और ड्रैकुला कई टुकड़ों में बंटकर चमगादड़ बनकर उड़ जाता है। हैरी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ, पर जैक और जूली। जेनी और हैरी दोनों बच्चों के गम में रोने लगते हैं। अगले दिन हैरी बेड पर आराम कर रहा होता है। तभी उसे अजीब सा लगने लगता है। उसकी अचानक से आंख खुलती है तो वो अपने आप को शीशे में देखता है। हैरी के दांत नुकीले होने लगते हैं। तभी उसका छोटा भाई केविन वहाँ आता है तो हैरी को उसे देखकर खून पीने की तलब लगती है और वो उस पर झपट्टा मारकर उसका खून पी जाता है और खिड़की से कूदकर वापस उसी घर में चला जाता है।
और एक बार फिर एक नए ड्रैकुला का आतंक सिएटल गांव में हो जाता है। ये कहानी मोना की है। मोना एक बड़े घने जंगल के पास कॉटेज में रहती है। मोना बचपन से ही पहले अपने परिवार के साथ और फिर उनकी मृत्यु के बाद अब अकेले वहां रहती है, जिस वजह से उसे किसी भी जंगली जानवर या रात की डरावनी आवाजों से डर नहीं लगता है। एक दिन मोना अपना खाना इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती है। पिछली रात की आंधी ने सारे फल खराब कर दिए और जंगल भी उथल पुथल हो गया। अब तो यहाँ फल और नदी में मछली कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अपने आप से ये सब बोलते हुए मोना बहुत देर तक खाने की तलाश करते हुए जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत ढूंढने पर वहाँ एक आम का पेड़ मिलता है, जिस पर अभी भी कुछ आम लटके हुए होते हैं। जिन्हें खाकर मोना वहीं आराम करने बैठती है और सो जाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। अरे, सूरज ढल गया। अभी तो मुझे रात और सुबह के लिए भी खाना इकट्ठा करना था। खाना इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए मोना जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। कुछ देर तक खाना इकट्ठा करने की असफल कोशिशें करने के बाद वो थक कर एक जगह रुक जाती है और तभी वहां उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर मोना अपने आसपास देखने लगती है। कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। मोना के बार बार पूछने पर भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन फिर भी मोना को पूरे वक्त वहाँ किसी के मौजूद होने का एहसास होता रहता है, जिस वजह से वो उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमने लगती है। आज से पहले तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पक्का ये कोई शिकारी है जो पकड़े जाने के डर से सामने नहीं आ रहा। कौन है? सामने आओ। मोना के ऐसा बोलते ही एक लंबा हाथ वहां आता है और अचानक से उसे खींचते हुए अपनी तरफ ले जाता है। जैसे ही मोना उस हाथ के साथ रुकती है, वहां उसे डरावनी एक आंख वाली भूतनी दिखाई देती है। भूतनी मोना को डराने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मोना उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। क्या तुम्हें मेरा चेहरा देखकर डर नहीं लगता? इसमें डरने जैसा क्या है? मेरे चेहरे से नहीं तो मुझसे डरो, मैं एक भूतनी हूँ। क्या फर्क पड़ता है? घूम तो फिर भी मेरी तरह अकेली रही हो। मोना की बात सुनकर भूतनी असमंजस में पड़ जाती है। इस लड़की में कोई तो बात है। कोई भी इंसान मेरी एक झलक देखकर ही डर से कांप उठता है, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शायद यही है वो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। ऐसा सोचकर भूतनी आगे बिना कुछ बोले मोना का हाथ पकड़ती है और उसे साथ लेकर वहां से एक अंधेरी गुफा के पास पहुंच जाती है। तो तुम यहाँ रहती हो। जगह तो अच्छी है, लेकिन बहुत अंधेरा और गंदगी है। थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। मोना को इतना डराने और अंधेरी गुफा में लेकर आने के बाद भी उसका वही निडर व्यवहार देखकर भूतनी को भरोसा हो जाता है कि मोना ही इकलौती ऐसी लड़की है जो हमेशा उसके साथ रह सकती है। तुम्हें क्या सच में मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, और वो इसीलिए क्योंकि बहुत सालों पहले एक जानवर के वार की वजह से मेरी माँ की भी एक आंख चली गई थी और फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसी वजह से मुझे तुम्हारे इस चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोना की बात सुनकर भूतनी बहुत खुश होती है और अब वो मोना को उसी गुफा में कैद कर लेती है। इस कैद में मोना को सब कुछ करने की आजादी होती है, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकती। भूतनी मोना का ध्यान रखते हुए समय समय पर उसके खाने के लिए खाना, पानी और जरूरत का सभी सामान उसे वहीं उस गुफा के अंदर लाकर देती रहती है और वो दोनों एक साथ उस गुफा में रहने लगती हैं। इसी तरह सालों बीत जाते हैं और अब मोना को भी भूतनी के साथ रहने की आदत पड़ जाती है, पर वो आज भी उस गुफा से बाहर निकलना चाहती। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं भी किसी के साथ रहूंगी। मुझे लगता था कि मैं हमेशा अकेली ही रह जाऊंगी और कभी कोई मेरा साथ नहीं देगा। पर ऐसा हो रहा है। देखो कितने साल बीत गए, मैं तुम्हारे साथ ही रह रही हूँ।
अब तो मुझे एक दिन के लिए इस गुफा से बाहर जाने दो। नहीं, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। भूतनी की बात सुनकर मोना मायूस हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया भी आता है जिसका इस्तेमाल करके वो गुफा से बाहर निकलने की तरकीब सोचते हुए भूतनी को अपनी बातों के जाल में फंसाना शुरू कर देती है। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा भी करना पड़ेगा, और भरोसा इस तरह किसी को कैद करने से नहीं होता। मोना की बातें सुनकर भूतनी कुछ सोच में पड़ जाती है, जिसे देखकर मोना आगे बोलना शुरू करती है। जब से मैंने अपनी मम्मी को खोया है तब से मैं अकेले रहती थी। तुम्हारे साथ रहने पर लगा कि मुझे मेरी मम्मी वापस मिल गई और शायद अब मैं हमेशा के लिए उनके साथ रह सकती हूँ। पर मेरी मम्मी मुझे कभी भी इस तरह कहीं किसी चीज में किसी जगह कैद करके नहीं रखती। मोना की इमोशनल बातें सुनकर भूतनी उसमें फंस जाती है और मोना को गुफा से बाहर जाने की इजाजत दे देती है, जिसे सुनकर मोना बहुत खुश होती है और तुरंत गुफा से बाहर निकल जाती है, जिसके साथ भूतनी भी गुफा से बाहर निकल आती है। ऐसा लगता है कि तुम्हें बाहर निकलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से सब चीजों को पहली बार देख रही हूँ, जैसा बचपन में देखा था। इस वक्त अपने बचपन वाला एक खेल खेलने का बहुत मन कर रहा है। कौन सा खेल? छुपन छुपाई। क्या तुम मेरे साथ वो खेल खेलोगी? मोना की बात मानकर भूतनी खेलने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों छुपन छुपाई का खेल खेलने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद जब मोना के छुपने की बारी आती है तो वो भूतनी की आंखें बंद करते हुए वहां से गायब हो जाती है। मोना को बहुत देर तक वहीं आसपास ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पूरे जंगल में ढूंढने लगती है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे झूठ बोला और मुझे वहां अकेले छोड़कर अपने घर गई। मेरी इंसान और भूत दोनों लाइफ में तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मुझसे डरी नहीं, दूर नहीं भागी और मेरे साथ रहने के लिए तैयार भी हो गई। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, पर तुम मुझे धोखा देकर झूठ बोलकर यहाँ भाग आई। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। अगर इंसान बनकर तुम्हारा मेरे साथ रहना मुश्किल है तो मैं तुम्हें मारकर अपने जैसा बना दूंगी, जिसके बाद तुम्हें उस गुफा के अंदर रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भूतनी की बात सुनकर इस बार मोना डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। बहुत देर तक उन दोनों के बीच यही पकड़ा पकड़ी का खेल चलने के बाद भूतनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मोना को पकड़ लेती है। कितना भी भाग लो, अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए मेरे जैसा बनना ही पड़ेगा, उसके लिए मरना जरूरी है। ऐसा बोलकर भूतनी मोना को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मोना रोना शुरू कर देती है, जिसे देखकर भूतनी रुक जाती है। मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने पहले वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे नहीं, उस गुफा से दूर भागना चाहती थी। मैंने तुमसे जो भी बोला वो सब सच है। मुझे सच में तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, पर उस गुफा से परेशान होकर मैं वहां से भाग गई। मैं अलग नहीं होना चाहती, बस मुझे उस गुफा में कैद भी नहीं रहना। मोना की बातें सुनकर भूतनी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि वो मोना को गुफा में कैद करके अपने साथ तो रख सकती है, लेकिन अपने पास नहीं। इसलिए इसके बाद भूतनी मोना को कभी दोबारा कैद नहीं करने का वादा करती है और वो दोनों अपने अपने घरों में रहकर भी मिलकर एक साथ रहने लगती हैं। द वैम्पायर। ये बात है 1965 की। मैक्सिको में टॉमस नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी बेला के साथ रहता था। टॉमस की शादी कुछ ही दिनों पहले हुई थी। वो और उसकी पत्नी अक्सर बाहर घूमने जाया करते थे। एक रात बेला और टॉमस कार से घर की तरफ लौट रहे थे। अंधेरी रात में अचानक से एक आदमी उनकी कार को जाते हुए देखता है। उसकी आंखें लाल होती हैं। चांदनी रात में टॉमस गुनगुनाता हुआ गाड़ी चला रहा होता है।
लेकिन बेला तंग होकर उसे डांटती है। कितना घना जंगल पड़ता है रास्ते में टॉमस। मैंने कितनी बार कहा है कि इस रास्ते से मत जाया करो। अरे डियर, ये शॉर्टकट है, यहाँ से जल्दी घर पहुँच जाते हैं। प्लीज ऐसे शॉर्टकट से मत चला करो टॉमस। कितनी बार तुम्हें समझाया है लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। अच्छा बाबा, सॉरी। अगली बार हम रोड के रास्ते से ही जाएंगे, चाहे कितना भी लेट हो रहे हो। ठीक है, और अभी जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलो। टॉमस गाड़ी चला रहा होता है कि तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। वो आदमी गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा होता है। अरे ये आदमी क्यों खड़ा है? रोक कर देखता हूँ। क्या जरूरत है? इतनी रात में गाड़ी रोकना सेफ नहीं होगा। क्या पता किसी को मदद की जरूरत हो। क्या जरूरत है टॉमस? इतनी रात हो चुकी है, ऐसे गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। अरे घबराओ मत बेला, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। एक बार बात सुन तो लेते हैं ना। टॉमस गाड़ी रोकता है। वो शीशा नीचे करता है तो एक बड़ा सुंदर नौजवान सामने खड़ा होता है। वो शक्ल से बहुत ही भोला लग रहा होता है। क्या बात है? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम नोआ है, पास वाले गांव से आया हूँ, लेकिन अभी रास्ता भटक गया हूँ और कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है। एड्रेस लिखा हुआ है लेकिन वो भी खो गया है। आप अगर मुझे लिफ्ट देकर किसी होटल पर छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। टॉमस बेला की तरफ देखता है। बेला बिना कोई भाव लाए सिर हिला देती है। ठीक है, आ जाओ, अंदर बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भले लोग हैं, वरना किसी ने मेरी मदद नहीं की। अरे थैंक यू किस बात का? आओ बैठ जाओ कार में। टॉमस गाड़ी चला रहा है और फ्रंट मिरर से नोआ को भी देख रहा है। नोआ खिड़की से बाहर देख रहा होता है। उसका शरीर चांदनी रात में चमक रहा है। मेरा नाम थॉमस है नोआ, और ये मेरी पत्नी बेला। नोआ मुस्कुराता है और बेला टॉमस को गुस्से से देखती है। टॉमस फिर से बात शुरू करता है। तो नोआ, तुम्हारा शहर कैसे आना हुआ? जी, मैं एक फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, मिस्टर पीटर हैंडमैन। उनसे मिलने आया हूँ। मैं उन्हें असिस्ट करने वाला हूँ। एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है इस शहर में। तुम मिस्टर पीटर को असिस्ट करने वाले हो? क्या बात कर रहे हो? वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। आपसे जल्द ही मुलाकात करूंगा अच्छे से। तुम्हें फिर आज किसी होटल में नहीं, मेरे घर रुकना होगा। पीटर के घर में कल तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। बेला अब नॉर्मल हो जाती है और नोआ से बात शुरू करती है। नोआ, किस मुसीबत की बात कर रहे थे तुम अभी? जी, अभी तो पीटर सर ने मुझे लेटर लिखा था कि इस शहर में एक वैम्पायर जा गया है, लोगों का खून पी रहा है। बस उसे ही काबू में करना है। उसी के लिए मुझे पीटर सर ने गांव से बुलाया है। क्या बात कर रहे हो? एक वैम्पायर? क्या सच में वैम्पायर्स होते हैं? जी हाँ, होते हैं बेला जी। अच्छा, तो हमें भी बताओ जरा इन वैम्पायर्स के बारे में। मैंने इन वैम्पायर्स के बारे में बहुत पढ़ा है। ये वैम्पायर बहुत पुरानी प्रजाति है। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। ये किसी का भी रूप ले लेते हैं। जब इनकी उम्र खत्म होने में कम ही समय बचता है तो ये जानवरों को छोड़कर इंसानों का खून पीने लगते हैं, जिनसे इनकी उम्र बढ़ती है। ये किसी के भी दिमाग में अंदर जाकर कुछ भी पता कर सकते हैं। बड़ी ही खतरनाक प्रजाति है वैम्पायर की। टॉमस गाड़ी रोकता है। चलो भाई, घर आ गया। बहुत हुई ये भूतिया बातें। बेला, सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। हाँ हाँ जरूर, पहले घर के अंदर तो चलिए। नोआ घर की तरफ देख रहा था और उस घर की महक को सूंघने लगा। उसकी आंखें बंद थी। टॉमस ने उसे ऐसा करते देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखने लगा। नोआ की आंखें खुल गईं। शर्माओ मत नोआ, इसे अपना ही घर समझो। चलो अंदर चलें। हाँ थॉमस, चलिए अंदर चलते हैं। बेला, नोआ और टॉमस हॉल में बैठे हैं और कॉफी पी रहे हैं। टॉमस देखता है कि नोआ कॉफी नहीं पी रहा है। नोआ, तुम कॉफी क्यों नहीं पी रहे? मुझे कॉफी पसंद नहीं है। ओह, तो क्या पसंद है वो बता दो।
बेला बना देगी। नोआ फिर से बेरुखी से कहता है, कहा ना मुझे कुछ नहीं पसंद। टॉमस और बेला एक दूसरे को देखकर मुंह बनाते हैं। तभी उनके घर में एक बहुत बड़ा चमगादड़ आ जाता है और ऊपर चारों तरफ घूमने लगता है। ओफो, ये कहाँ से आ गया? टॉमस कुछ करो। उस चमगादड़ की आंखें लाल हो जाती हैं और वो टॉमस के सामने आता है और उसके चेहरे पर वार करता है। अरे आप ठीक तो हैं? टॉमस के चेहरे और हाथों पर निशान पड़ जाते हैं और उसके शरीर से खून बहने लगता है। नोआ को उस खून को देखकर अजीब सा होने लगता है। नोआ, उस ड्रॉर में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, लेकर आओ जल्दी। बेला नोआ की तरफ देखती है तो वहाँ नोआ नहीं होता। नोआ, कहाँ हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे पीछे। बेला पीछे देखती है तो नोआ खड़ा होता है और उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। उसके कपड़े भी काले रंग के हो जाते हैं। उसके दांत नुकीले हो जाते हैं। बेला के नोआ को देखकर होश ही उड़ जाते हैं। कितने दिनों का प्यासा हूँ, आज तुम दोनों का खून पीऊंगा और मेरी उम्र 10 साल तक और बढ़ जाएगी। टॉमस को गुस्सा आता है और वो नोआ को धक्का देने वाला होता है, लेकिन नोआ हवा में उड़ जाता है। उनके सारे घर में छोटे छोटे चमगादड़ आ जाते हैं और नोआ के चक्कर लगाने लगते हैं। बेला, भागो यहाँ से। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप बहुत जख्मी हो। नोआ बेला के पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। सारे चमगादड़ टॉमस को उसकी दोनों बाहों से पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं ताकि वो कुछ ना कर पाए। नहीं, मुझे छोड़ दो नोआ, प्लीज मुझे छोड़ दो। हमने तो तुम्हारी मदद की थी, प्लीज हमें छोड़ दो। नोआ बेला की गर्दन पर अपने नुकीले दांतों से वार करता है और उसका खून पीने लगता है। बेला बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बेला, बेला, तेरी पत्नी तो गई, अब तेरी बारी है। नोआ उड़कर टॉमस के गले पर वार करता है और टॉमस की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। नोआ चमगादड़ों के साथ खिड़की के रास्ते उड़ता हुआ घर से बाहर आ जाता है। बेला और टॉमस की आंख खुलती है और अब वो भी वैम्पायर्स बन चुके होते हैं। उनकी आंखें लाल और दांत नुकीले होते जाते हैं। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और वो घर से बाहर निकलकर भेष बदलते हैं और अपने अपने शिकार पर निकल पड़ते हैं। द वेयरवुल्व्स। ये बात है 1945 की, बॉस्टन शहर की। सेंट जोसेफ कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे, रॉस, जेनी और निक, जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ ही रहते। एक शाम कॉलेज खत्म होने पर वो तीनों गेट के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। बात करते हुए कब रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। गाइस, वीकेंड पर तुम दोनों मेरे घर आ जाना, चिल करेंगे। मुझे तो असाइनमेंट करना है। अरे जेनी, मान भी जाओ ना, तुम नहीं आओगी तो क्या फायदा। अच्छा बाबा, ओके, आई एम इन। जेनी, रॉस और निक रोड की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक रहस्यमय इंसान दिखाई देता है जो कि उनकी ही तरफ देख रहा होता है। तुम दोनों को ऐसा नहीं लग रहा कि वो अजीब सा आदमी हमारी तरफ देख रहा है? सही कह रही हो, रुको, इसे मैं अभी बताता हूँ। निक उस आदमी के पीछे पीछे भागता है और वो इंसान बड़ी ही तेजी से जंगल की ओर भागने लगता है। ओह, मुझे अपनी स्पीड दिखा रहा है, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। निक भी जंगल में उसके पीछे भागने लगता है। निक भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ चुका होता है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। रात हो गई होती है और पूर्णिमा की रात होती है। चांदनी रात में निक जंगल में भटक रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि झाड़ियों में से कोई उसे देख रहा है और उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। निक घबरा जाता है। वो तेजी से भागने लगता है और वो अजीब सा साया भी उसके पीछे भागने लगता है।
निक भागते भागते जंगल के पास वाली पहाड़ी पर पहुंच जाता है और देखता है कि सामने खाई है। क्या करूं? मैं कहां जाऊं? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। निक घबराता हुआ खाई की तरफ देख रहा होता है कि उसे अपने पीछे एक इंसान गहरी सांस लेते हुए महसूस होता है। निक घबराते हुए पीछे देखता है तो एक आदमी खड़ा होता है जिसकी लाल आंखें होती हैं। कौन हो तुम? निक देखता है कि उस आदमी के नाखून धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। चांदनी उसके शरीर पर पड़ रही होती है। उसके कपड़े छाती से फटने लगते हैं और उसके दांत नुकीले होने लगते हैं। वो धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। निक उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है। छोड़ो मुझे, जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। वेयरवुल्फ सीधा उसकी गर्दन पर अटैक करता है और उसको लहूलुहान कर देता है। जेनी रोते हुए रॉस के घर आती है। जेनी तुम? रॉस निक की पहाड़ी के पास डेड बॉडी मिली है। उसकी वेयरवुल्फ ने हत्या कर दी है। क्या कह रही हो? हाँ, वो घर नहीं आया तो पुलिस उसे ढूंढने जंगल की ओर गई, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि वो जंगल की ओर ही भागा था। काश मैंने उसे रोक लिया होता। दोनों निक के घर जाकर निक की डेड बॉडी देखते हैं और रोने लगते हैं। रॉस जेनी को बाहर लेकर आता है। एक वेयरवुल्फ ने उसे मारा है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? कल मुझे टाउन लाइब्रेरी में मिलो। रॉस को जेनी एक बुक दिखा रही होती है जिसमें एक वेयरवुल्फ के बारे में लिखा होता है। सन 1521 में इन्हें सबसे पहले जर्मनी में देखा गया। ये एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति होती है। ये सामान्य दिनों में इंसान का रूप ले लेते हैं, लेकिन पूनम की रात इनका वेयरवुल्फ वाला रूप सामने आ जाता है। ये कितनी भी कोशिश कर लें, अपने आप को खून करने से रोक नहीं पाते। रॉस किताब की तस्वीरों में विचित्र इंसानों को वेयरवुल्फ बनते देख रहा होता है कि तभी माइक उनके पास भागा भागा आता है। मैंने तुम दोनों को कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ माइक? कॉलेज में 5 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। सबको वेयरवुल्फ ने ही अपना शिकार बनाया है। रॉस ये सुनकर बुरी तरह डर जाता है। चलो जेनी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रॉस, हमें इस वेयरवुल्फ को खत्म करने का प्लान बनाना चाहिए। इस किताब में साफ लिखा है कि उसे पूर्णिमा के दिन ही मारा जा सकता है और वह सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही वेयरवुल्फ बनता है। अगर कोई उसके दिल पर चांदी के चाकू से वार करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा इस किताब में लिखा है। हम क्या कर सकते हैं? जब ये वेयरवुल्फ बनता है तो उसे इंसान को मारने की तलब लगती है और उसी वक्त हम उसे मार सकते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा इसमें। कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? ठीक है रॉस, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, पर मैं ये निक के लिए करना चाहती हूँ। जेनी, बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहूँगा। मेरा बेस्ट फ्रेंड जॉन भी उस वेयरवुल्फ की वजह से मारा गया। जेनी माइक को देख मुस्कुराती है। अगली पूनम की रात होने तक जेनी और माइक पूरी प्लानिंग करते हैं। माइक अपने घर से चांदी का नेकलेस चुराता है और लोहार से उसका चाकू बनवाता है। पूनम की रात आती है। माइक और जेनी जंगल के पास खड़े होते हैं। दोनों के हाथ में चाकू है। अब हमें अंदर चलना चाहिए। जेनी और माइक चौकन्ने होकर मशाल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। वो पहाड़ी इलाके तक पहुंच जाते हैं और इंतजार करते हैं। कितनी देर हो गई है जेनी? 12 बजे हुए। अब वक्त नहीं बचा। अगर आज हमने उसे नहीं मारा ना तो जाने और कितनी जाने जाएंगी। तभी माइक के ऊपर वेयरवुल्फ चढ़ जाता है और अचानक से हमला करता है। उसका चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। वेयरवुल्फ के नुकीले दांत माइक की गर्दन को दबोच रहे होते हैं, पर वो भी लड़ रहा होता है। जेनी अपना चाकू निकालकर वेयरवुल्फ पे हमला करती है। वो उसकी पीठ पर चाकू से वार करती है।
वेयरवुल्फ दहाड़ता है। वो लाल खूंखार आंखों से जेनी की तरफ देखता है और उसके नजदीक आ रहा होता है। जेनी पीछे की तरफ चल रही होती है। चले जाओ मेरे शहर से। वेयरवुल्फ फिर दहाड़ता है। जेनी का पैर पत्थर से टकराता है और वो मुंह के बल नीचे गिरती है और उसके चेहरे पर चोट लगती है। वेयरवुल्फ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, माइक की आंख खुलती है, जो कि वेयरवुल्फ की चोट से बेहोश हो गया था। जेनी! माइक वेयरवुल्फ की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। वेयरवुल्फ फिर दहाड़ता है और माइक की छाती पर अपने दांतों से वार करता है और माइक की मौत हो जाती है। जेनी फिर से वेयरवुल्फ पर वार करती है। वो दोनों चाकू उठाती है और एक से उसकी पीठ पर वार करती है और दूसरे चाकू से उसके दिल के पास वार करती है। वेयरवुल्फ दर्द से चीखता है और हवा में साए की तरफ गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब जेनी ठीक हो जाती है और कॉलेज जाने लगती है तो रॉस उसे मिलता है। मुझे माफ कर दो जेनी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो। तुम्हें माइक को नहीं भूलना चाहिए रॉस। आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ और उसी की वजह से ये सब हो पाया। द वुमेन इन ब्लैक। ये कहानी है 1906 की। इंग्लैंड के एक गांव में आर्थर किप्स नाम का एक लॉयर अपनी क्लाइंट क्रिथिन से मिलने आया। आर्थर हाथ में सूटकेस लिए क्रिथिन के घर पैदल जा रहा था। उसने देखा कि गांव में जो घर बने हुए थे उनकी खिड़की से बच्चे झांकते हुए उसकी तरफ देख रहे थे। उसने एक बच्चे को अपना हाथ दिखाया और मुस्कुराने लगा। वो बच्चा तुरंत खिड़की बंद करके घर के अंदर चला गया। बड़ा ही अजीब गांव है। वो क्रिथिन के घर आ गया और उसे कुछ कागज देने लगा। क्रिथिन ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है आर्थर, तुम्हारी पत्नी एक बहुत अच्छी महिला थी। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि तुम्हारी पत्नी और होने वाला बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहे। किस्मत के आगे तो किसी की भी नहीं चलती मिसेस क्रिथिन। आर्थर और क्रिथिन आपस में बात ही कर रहे थे कि एक महिला की रोते हुए आवाज आई। आर्थर आवाज सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने देखा कि क्रिथिन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। क्या आप जानती हैं मिसेस क्रिथिन, ये कौन रो रहा है? ये तो इस गांव में हर महीने होता है आर्थर। वो आती है और इस गांव के बच्चों पर खतरा मंडराने लगता है। ये जिस महिला की तुम आवाज सुन रहे हो, इसके बच्चे ने भी आत्महत्या कर ली है। क्या आत्महत्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, आत्महत्या। ये सब उसी ने किया है। उसी के कारण 10 साल पहले मेरी 3 बेटियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। क्रिथिन रोते हुए एक फोटो फ्रेम को देखती है जिसमें उसकी 3 बेटियों की फोटो लगी हुई थी। आर्थर ये सब सुनकर बेचैन सा हो जाता है। उसे अपनी पत्नी और बेटी की याद आने लगती है। आर्थर अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर क्रिथिन को देता है। क्रिथिन अपने आंसू पोंछती है। थैंक यू आर्थर। आप कितने दिन के लिए आए हैं? 1 हफ्ते का काम है मिसेस क्रिथिन। अच्छी बात है, आप हमारे मेहमान हैं। जाइए गेस्ट रूम में आराम कर लीजिए। आर्थर पूरी बात जानना चाहता था, इसलिए वहाँ रुक गया। मिसेस क्रिथिन, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये सब कौन कर रहा है? आप इन सब बातों में मत पड़िए मिस्टर आर्थर। जाइए आराम कर लीजिए। आर्थर गेस्ट रूम में आकर खिड़की की तरफ खड़ा था और अपनी पत्नी की एक फोटो को देख रहा था। आर्थर की नजर कमरे के शीशे पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक महिला काले कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे। आर्थर ने जैसे ही मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आया। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि उन्हीं काले कपड़ों में एक महिला बैठी थी। आर्थर लालटेन लेकर दौड़ता हुआ वहां गया तो देखा कि वहां कोई नहीं है। आर्थर कुछ आगे बढ़कर देखने लगा। गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ लोग इतनी जल्दी कैसे सो जाते हैं? आर्थर अपने गेस्ट रूम में वापस जाने लगा तो उसने देखा कि एक बच्चा कुएं के ऊपर चढ़कर खड़ा था। आर्थर उसे देखकर घबरा गया। ए बच्चे, वहाँ से उतर जाओ, वहाँ खतरा है।
बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें काली थी और वो रो रहा था। जब बच्चे ने आर्थर की तरफ देखा तो वो मुस्कुराया और फिर कुएं में कूद गया। नहीं! आर्थर भागता हुआ कुएं के पास आया और सदमे में कुएं में देखने लगा। उसने देखा कि वही औरत काले कपड़े पहने उसके सामने खड़ी है। कौन हो तुम? आर्थर तेजी से कदम बढ़ाते हुए चलने लगा। आर्थर उसका पीछा करने लगा। आर्थर एक खुले मैदान में आकर खड़ा हो गया और लालटेन से रोशनी करते हुए चारों तरफ देखने लगा। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। चले जाओ यहाँ से, तुम किसी को बचा नहीं पाओगे। वो औरत धुआं बनकर आर्थर के शरीर को धक्का देती हुई हवा में गायब हो गई। अगले दिन उस बच्चे की मौत से आर्थर मानसिक रूप से बहुत परेशान था। हर दिन किसी न किसी बच्चे की मौत हो रही थी। आर्थर का मानसिक संतुलन भी अब बिगड़ने लगा था। वो परेशान हालत में क्रिथिन के पास गया। क्या बात है मिस्टर आर्थर, आपको रात में नींद नहीं आ रही है क्या? इतना बीमार क्यों लग रहे हैं आप? देखिए मिसेस क्रिथिन, मैंने एक औरत को कई बार देखा है। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। वो कौन है? प्लीज मुझे बताइए मिसेस क्रिथिन, वरना मैं सोच सोच के बीमार हो जाऊंगा। क्रिथिन ने आर्थर की हालत को देखा और उसे बिठाया और एक ग्लास में पानी दिया। पानी पीजिए मिस्टर आर्थर। आर्थर ने पानी पिया और क्रिथिन की तरफ देखने लगा। जो औरत आपको दिख रही है उसे इस गांव में द वुमन इन ब्लैक के नाम से जाना जाता है। वो इसी गांव में रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उसका पति इस दुनिया में नहीं था और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसे काम करने के लिए अपने बच्चों को अकेले ही घर पर छोड़कर जाना पड़ता था। एक दिन उसके बच्चे खेलते हुए कुएं में गिर गए और किसी भी गांव वालों का ध्यान उसके बच्चों पर नहीं किया। जब वो काम से घर लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे घर में नहीं थे। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बच्चों को ढूंढने लगी। ढूंढते हुए उसे पता चला कि बच्चे कुएं में गिरकर मर चुके थे। वो बुरी तरह टूटकर रोने लगी। उन बच्चों को विदा कर वो अपने घर लौटी, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसने गांव वालों पर अपना गुस्सा जताया कि किस तरह से उसके बच्चों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो ऐसा कहकर कुएं में कूद गई और उसकी मौत हो गई। तब से वो जब भी अपने बच्चों का शोक करने गाँव आती है तो गाँव वालों के बच्चे खुदकुशी करने लगते हैं। क्रिथिन से सारी बात जानकर आर्थर और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ आर्थर, लेकिन आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो बहुत शक्तिशाली है। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। नहीं मिसेस क्रिथिन, मैं इस तरह से नहीं जा सकता। मैंने उन माता पिता को रोते हुए देखा है जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। मैंने खुद भी अपनी पत्नी और बच्चे को खोया है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ आर्थर, लेकिन आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे। वो बहुत शक्तिशाली है। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। आप यहाँ से चले जाएं आर्थर, यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। आर्थर अपने गेस्ट रूम में गया। रात हो चुकी थी और वो अपने कमरे में टहल रहा था और खिड़की की तरफ देख रहा था। उसे फिर वही ब्लैक वुमन दिखाई दी। आज मैं तुझे किसी भी बच्चे को मारने नहीं दूंगा। आर्थर भागता हुआ ब्लैक वुमन के पास गया। ब्लैक वुमन वहां नहीं थी। उसने देखा कि एक बच्चा अपने घर से निकला और कुएं की तरफ बढ़ने लगा। आर्थर उसके पास भागता हुआ गया और उसे अपनी गोद में उठाकर भागने लगा। ये देख ब्लैक वुमन गुस्से से बौखला गई और उसके करीब आकर उसे धक्का दे दिया। आर्थर जमीन पर गिर गया और उसके सर पर पत्थर से चोट लग गई। बच्चा फिर उठकर ब्लैक वुमन के वश में कुएं की तरफ बढ़ने लगा। आर्थर फिर से उठा और इस बच्चे को बचाने के लिए भागा, लेकिन बच्चा तब तक कूद चुका था। मैंने कहा था ना कि तू किसी को नहीं बचा पाएगा। ब्लैक वुमन गायब हो गई। ये सब देख आर्थर बुरी तरह से टूट चुका था। वो गेस्ट रूम में गया और खुद को शीशे में देखने लगा। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। आर्थर गेस्ट रूम की छत पर गया और वहां से उसने छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई।
कृथिन आर्थर के इस फैसले को आज तक समझ नहीं पाई कि आर्थर ने ऐसा क्यों किया। ब्लैक वुमेन का साया उस गांव से कभी नहीं गया और आज भी उस गांव के बच्चे वुमेन इन ब्लैक के कहर से सुरक्षित नहीं हैं। तनीषा के जन्म के समय ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। इसके बाद उसके घर में उसके दादा दादी, चाचा चाची सब उसे मनहूस समझते थे। थोड़ी बड़ी होने पर उसे घर भर के ताने सुनने पड़ते थे। बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। उसके पिता दिन भर काम करते थे। शाम को घर वापस आकर उन्हें तनीषा की हालत देखकर बड़ा दुख होता था। वो अक्सर सोचते थे, उफ, कैसे लोग हैं मेरे घर के। एक तो इस बेचारी बच्ची की माँ नहीं है, ऊपर से ये लोग इसे मनहूस कहते हैं। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मेरी बच्ची का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एक दिन वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ तनीषा को स्कूल में दाखिला दिलाने चल पड़े। अभी वो घर से निकले ही थे कि राम राम दीनानाथ बाबू, क्या बात है? इस बार बड़ी जल्दी शहर जा रहे हो और तनीषा बेटिया को कहाँ ले जा रहे हो? मैं तनीषा को दाखिला दिलवाने ले जा रहा हूँ। अब तनीषा भी पढ़ाई करेगी। बावला हो गया है क्या दीनानाथ? लगता है तुम गांव के तौर तरीके भूल गए हो दीनानाथ बाबू। भला लड़कियों को कौन पढ़ाता लिखाता है? लड़कियां चूल्हा चौका करते ही अच्छी लगती हैं। बाहर का काम आज भी लड़के ही संभालते हैं। ये सब दकियानूसी बातें हैं। आखिर कब तक तुम लोग लड़का और लड़की में फर्क करते रहोगे? मेरी बेटी जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही करेगी। तुम्हें इससे क्या? हमें क्या? देख लेना, एक दिन यही तुम्हारे मुंह पर कालिख पोतेगी। तुम कहीं मुंह छिपाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन मुंह छिपाने तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। दीनानाथ ने इतना कहा और तनीषा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। विद्यालय में दाखिला पाकर तनीषा को नया जीवन मिल गया। वो बहुत खुश थी। अब बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर मेरा बच्चा, और उन सब लोगों के मुंह पर ताला लगा दे जो समझते हैं कि लड़का लड़की एक समान नहीं होते हैं। तू तो मेरा गुरूर है। बोल, करेगी ना पढ़ाई? जी पापा। दीनानाथ ने खुशी से तनीषा के सर को चूमा और फिर उसे गले लगा लिया। समय बीता और तनीषा ने धीरे धीरे अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर ली और गांव से दूर किसी दूसरे गांव के ही कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो गया। आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। तनीषा ने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश ही किया था कि कुछ लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। अरे मुन्ना भैया, वो देखिए, कॉलेज में नया माल आया है। मुन्ना कॉलेज के छटे हुए बदमाश लड़कों का लीडर था। उसके दादा प्रदेश के मंत्री रह चुके थे। कॉलेज में उसकी इतनी धाक थी कि सब के सब उससे पंगा लेने से डरते थे। कहाँ जा रही हो जाने मन? जरा हमसे भी तो मिलती जाओ। कब से तुम्हारे दीदार के लिए खड़े हैं। तनीषा को उसकी बदतमीजी बहुत बुरी लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ने लगी। वो अपने कॉलेज के पहले दिन को खराब नहीं करना चाहती थी, मगर मुन्ना भी कम बदमाश नहीं था। उसने लपक कर तनीषा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगी? प्रिंसिपल से शिकायत करोगी? नहीं, थप्पड़ लगाऊंगी। और फिर तनीषा ने करारा तमाचा मुन्ना की गाल पर जड़ दिया। चटाक की जोरदार आवाज हुई और सब लोग उस तरफ देखने लगे। मुन्ना की आंखों में खून उतर आया। वो दांत पीसते हुए बोला, तुझे पता है तूने किस पर हाथ उठाया है? चचा विधायक हैं हमारे यहाँ के। तो क्या सारे शहर की लड़कियां तेरी जागीर हो गईं? अभी तो सिर्फ थप्पड़ लगाया है, अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो सबके सामने चप्पलों से तेरी पिटाई कर दूंगी। इतना कहकर तनीषा वहाँ से चली जाती है। मुन्ना बस गुस्से से देखता रह जाता है। वाह, मजा आ गया। कोई तो आया जिसने इस मुन्ना को अच्छा सबक सिखाया है। मगर ये मुन्ना भी छटा हुआ बदमाश है, चुप नहीं बैठेगा। एक शाम कॉलेज का फंक्शन था। सारे छात्र छात्राएं नाच गाने में मग्न थे। तभी बाथरूम से एक छात्रा के चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर लोगों को जोरदार धक्का लगता है। बाथरूम के फर्श पर तनीषा की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह नोच खसोट और चोटों के निशान थे। उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। सब जानते थे कि ये किसने किया है,
लेकिन सामने आकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तनीषा की लाश का पोस्टमार्टम करके उसके पिता के हवाले कर दिया गया। दीनानाथ अपनी बेटी की लाश को लेकर गांव आ गया। वो उसका अंतिम संस्कार करते करते रो पड़ा। हाय मेरी बच्ची, ये तुझे क्या हो गया है? किस दरिंदे ने ये हरकत की है? हाय, क्या क्या सपने देखे थे मैंने, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, करा दिया ना मुंह काला। जरूर इसकी बेटी की ही गलती होगी। क्या जरूरत थी उसे स्कूल कॉलेज भेजने की, हैं? मैंने तो सुना है जिस दिन ये मरी उस दिन कॉलेज की पार्टी में गई थी, मौज मस्ती कर रही थी। भला बताओ, भले घर की लड़कियां पार्टी वार्टी में जाती हैं क्या? चुप करो सबके सब। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरी बेटी को उल्टा सीधा बोलते हुए? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैं ये साबित करके रहूंगा, समझे तुम सब? उस दिन से दीनानाथ अपनी बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए दर दर भटकना शुरू कर देता है, मगर जानी मानी हस्ती होने के कारण मुन्ना साफ बरी हो जाता है। दीनानाथ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागल हो जाता है। इस घटना को साल भर हो जाता है। आज फिर कॉलेज का फंक्शन है, नाच गाने का माहौल चल रहा था। तभी बाथरूम से किसी के चीखने की आवाज आती है। इस बार ये चीख किसी लड़की की नहीं थी, बल्कि किसी लड़के की थी। सब लोग भागकर बाथरूम की ओर जाते हैं। बता सबको कि तूने मुझे कैसे और क्यों मारा था। तेरे ही कारण मुझे असमय इस संसार से जाना पड़ा था। मेरे पापा मेरे इंसाफ के लिए सर पटक पटक कर पागल हो गए। बता जल्दी। मैंने ही तनीषा का खून किया है। उस दिन इसके कारण मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए पिछले साल फंक्शन वाले दिन अपने दोस्त राघव के साथ मिलकर पहले तनीषा के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। मुझे माफ कर दो तनीषा। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। इतना कहकर तनीषा अपने तेज नाखूनों वाले हाथों से दोनों की गर्दन दबोचकर उनका काम तमाम कर देती है। इस तरह तनीषा न केवल अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेती है, बल्कि खुद को निर्दोष साबित करते हुए गांव वालों का मुंह भी बंद कर देती है। किसी जंगल के पास एक छोटा और खूबसूरत शहर बसा हुआ होता है, जहां सभी लोग आपस में मिलकर खुशी से रहते हैं। पर आजकल उस शहर में खुशी की जगह खौफ का माहौल बना हुआ होता है, जो पिछले कुछ समय से वहां घूम रही चुड़ैल की वजह से होता है। वह चुड़ैल लोगों की मुंडी काट कर उसे खा जाया करती है, जिसकी वजह से शहर के लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। पर इतना करने के बाद भी चुड़ैल हर रात किसी न किसी तरीके से लोगों को अपना शिकार बना ही लेती है, और इसीलिए शहरवासियों के बीच दिन पर दिन चुड़ैल का खौफ बढ़ता जाता है। हमारा शहर कितना शांत और सुंदर हुआ करता था, ना जाने कौन सी घड़ी में इस चुड़ैल का साया शहर पर पड़ गया। इसने तो सबकी लाइफ खराब कर दी। थैंक गॉड तुम अभी तक चुड़ैल के हाथ नहीं लगे, नहीं तो तुम्हें खाकर उस बेचारी का पेट ही खराब हो जाता। पर मुझे यकीन है कि अगर वो चुड़ैल राहुल को उठाकर ले भी जाए तो इसे खाने के बजाय कुछ देर बाद रोते हुए वापस घर छोड़कर जाएगी। वेरी फनी। दोस्तों, ये सब बातें तो होती रहेगी। देखो, सूरज ढलने वाला है, हमें अंधेरा होने से पहले घर वापस चलना चाहिए। सोनू की बात पर ध्यान देते हुए वे सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। घर पहुंचकर राहुल देखता है कि उसका पूरा परिवार पार्टी कर रहा होता है, जिसे देख राहुल भी उसमें शामिल हो जाता है। वह सब बहुत देर तक साथ बैठकर खाना खाकर बातें करते हुए अल्कोहल पीते हैं, जिसके बाद उसका पूरा परिवार सोने चला जाता है। लेकिन राहुल को नींद नहीं आती, इसीलिए वो आधी रात तक अकेले बैठकर और ज्यादा अल्कोहल पीने लगता है। आधी रात को उसे अपने घर के गेट पर दस्तक सुनाई देती है। इस समय कौन आया होगा? इतनी रात को भी कोई शांति से एंजॉय भी नहीं करने देता। ये पूरी दुनिया मेरी खुशी की दुश्मन है।
अकेले में बड़बड़ाते हुए चुड़ैल के बारे में सब कुछ भूलकर राहुल घर का दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खोलते ही जैसे ही उसकी नजर चुड़ैल पर पड़ती है तो उसके नशे के साथ साथ उसके होश भी उड़ जाते हैं। अरे बाबा, मंद बुद्धि पागल लड़के, चुड़ैल के लिए दरवाजा खोल दिया। मुझे इस बेवकूफी के लिए जितनी मार पड़े उतनी कम है। मरते हुए को क्या ही मारना, तू किसी से मार खाने की जगह सीधा मर ही जा। इस बीच राहुल घर के अंदर वापस भागने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसे कहीं नहीं जाने देती और वहीं उसकी मुंडी काट कर खाने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब राहुल के परिवार और दोस्तों को उसकी सिर कटी लाश घर के बाहर गिरी हुई मिलती है तो वे सब दंग रह जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी और तू सच में हमें छोड़कर चला गया। मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, मुझे माफ कर दे राहुल। दोस्तों, ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं है। तुम सब प्लीज सुरक्षित रहना और सूरज ढलने के बाद कोई भी किसी भी हाल में घर से बाहर नहीं निकलेगा। अपने एक दोस्त को खोने के बाद सब सोनू की बात मानते हैं और सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। पर फिर भी हर सुबह शहर में किसी न किसी की सिर कटी लाश मिलती रहती है, जिस वजह से शहर का हर इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि इतनी सतर्कता के बाद भी चुड़ैल लोगों को मारने में कामयाब कैसे हो रही है। यार, आखिर हम सबको इस चुड़ैल से आजादी कब मिलेगी? जब तुम आजादी के लिए लड़ोगे। बिना लड़े भला कभी आजादी मिलती है? बात तो तेरी सही है, पर उस आजादी में लड़ाई इंसान से थी, यहाँ चुड़ैल है, भला इससे कैसे लड़े? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सोचना पड़ेगा। काम मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इस पर वे सब चुड़ैल से लड़ने का प्लान सोचने लगते हैं। बहुत देर तक कोई न कोई फ्लॉप प्लान डिस्कस करने के बाद सोनू के दिमाग में एक फाइनल प्लान आता है, जिसे वो गीता और मधु के साथ डिस्कस करता है। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दें। इससे हम चुड़ैल पर नजर रख सकते हैं और हमें उसकी हर रात लोगों को फंसाने वाली ट्रिक का भी पता चल जाएगा। प्लान तो सुपर्ब है, लेकिन पूरे शहर में सीसीटीवी लगाने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। उसकी फिक्र मत करो, मेरे एक अंकल पुलिस में हैं, वो हमारी मदद कर देंगे। गीता और मधु के साथ प्लान डिस्कस करके वे तीनों पुलिस की मदद से पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं और अपने अपने घर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी लगाने के बाद अगले 2 दिनों तक शहर में कोई भी घटना नहीं घटती, जिससे सबको ऐसा लगने लगता है कि चुड़ैल वापस चली गई है। और इसी वजह से लोग लापरवाह होकर रात को बाहर निकलना, सड़क और पार्क में घूमना शुरू कर देते हैं। तुम सबको पागल बनाना कितना आसान है। मैं 2 दिन गायब क्या हुई, तुम्हारे मन से मेरा खौफ ही खत्म हो गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बस खाने से मतलब है, जो मुझे अभी बहुत सारा दिखाई दे रहा है। ऐसा सोचकर चुड़ैल एक एक करके बाहर घूम रहे बहुत सारे लोगों पर हमला कर देती है और उनकी मुंडी काट कर खाने लगती है। बहुत देर तक यही खूनी खेल खेलने के बाद चुड़ैल थक कर एक जगह रुक जाती है। मैं तो खाना खाते हुए ही थक गई भाई साहब, आज तो मजा ही आ गया। इन लोगों ने मेरी अगले 2 दिनों की भूख मिटा दी। इसका मतलब अब मैं और 2 दिनों के लिए अपनी बहन के पास जा सकती हूँ, फिर वापस आकर कुछ लोगों को मार के उनकी मुंडी खा लूंगी। इससे ना मुझे भूखा मरना पड़ेगा और इन बेचारों को भी 2 दिन आजादी से घूमने को मिल जाएगा। इसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है
और अगली सुबह शहर में एक साथ इतनी ज्यादा सिर कटी लाशें देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। शहर का ऐसा मंजर देखकर वे तीनों दोस्त बिना कोई देरी किए सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, जिसमें उन्हें चुड़ैल की असलियत और उसके प्लान का पता चल जाता है। अच्छा, तो ये है इस चंड चुड़ैल का प्लान, पर इसे नहीं पता कि अब हम इसे जीतने नहीं देंगे। चुड़ैल को हराने का प्लान बनाते हुए वे सब पुलिस की मदद से पूरे शहर में खबर फैला देते हैं कि सभी लोग सिर्फ अगले 2 दिनों तक बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके बाद वाली रात में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही रात को किसी के खटखटाने पर दरवाजा खोलेगा। पूरा शहर चुड़ैल के डर की वजह से उनकी बात मान लेता है, जिससे 2 दिन बाद वापस आने पर इस बार चुड़ैल को शहर में कोई भी शिकार नहीं मिलता है। लगता है 2 दिन में ये सब कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं। ना कोई बाहर घूम रहा है और ना ही दरवाजा खोल रहा है। अब मैं क्या करूं? पहले ही 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, और अगर ऐसे ही अगले 2 दिनों तक भी कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी ही कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह तीनों दोस्त एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जिससे इस बार उन्हें चुड़ैल के जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा राज पता चल जाता है। अरे वाह, ये चुड़ैल तो हमारी बहुत बड़ी मदद कर गई। हाँ, ये हमें अपने आप ही अपनी मौत का प्लान बता गई, और राहुल की मौत का बदला लेने का भी। सिर्फ राहुल ही नहीं, इसने शहर में जिस जिस को मारा है उन सब की मौत का बदला लिया जाएगा। चुड़ैल के सच का पता लगने के बाद तीनों दोस्त जल्दी घर से बाहर निकलते हैं और सीधा पुलिस के पास पहुंचते हैं, जहां वे पुलिस को चुड़ैल का सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और फिर पुलिस की मदद से पूरे शहर में अगले 3 दिनों का लॉकडाउन अनाउंस करा देते हैं। पर लोगों को ये बात कुछ समझ नहीं आती और उन तीनों के सामने शहर वालों के सवाल खड़े हो जाते हैं। लॉकडाउन? अचानक शहर में ये लॉकडाउन क्यों? हाँ, हमारे बहुत सारे काम हैं। हम इस तरह घर में नहीं बैठ सकते। अंकल, घर में बैठना है या चुड़ैल के पेट में, वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर हमें अपने शहर से चुड़ैल का डर हमेशा के लिए खत्म करना है तो 3 दिन का लॉकडाउन करना जरूरी है। अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि हमें ये सब कैसे पता, तो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ समय पहले हमने चुड़ैल पर नजर रखने के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, जिससे हमें चुड़ैल के प्लान और उसके बहुत सारे राज पता चले हैं। और उसी हिसाब से चुड़ैल ने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, और अगर नहीं खाएगी तो उसकी मृत्यु पक्की है। इससे हम सिर्फ अपने शहर को ही नहीं, दुनिया को उस चुड़ैल के आतंक से बचा सकते हैं। तुम बच्चों ने बहुत बुद्धिमानी दिखाई है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले 3 दिनों तक मैं अपने परिवार के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में ही रहूंगी। आप सब भी इस बहादुरी और नेक काम में इन बच्चों की मदद कीजिए। सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है, और 3 दिन जीवन से बढ़कर नहीं हो सकते। सोनू, गीता और मधु की मेहनत देखते और समझते हुए सब लोग उनकी बात मान लेते हैं और 3 दिनों के लॉकडाउन पर चले जाते हैं। उस रात जब चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में वहां आती है तो उसे शहर के अंदर कोई भी इंसान नहीं मिलता, जिस वजह से वो लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए उनके घरों के दरवाजे नॉक करने से लेकर उन्हें धमकाने या उनके करीबी लोगों की आवाज निकालने तक सारे तरीके आजमा कर देख लेती है। पर इस बार उसकी किसी भी ट्रिक का लोगों पर कोई असर नहीं होता। कहाँ मर गए सब इंसान? कितना कुछ कर लिया पर कोई घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? लगता है आज भूखे पेट ही वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद चुड़ैल अगले 2 दिनों तक इसी तरह शहर के चक्कर लगाती रहती है, पर उसे वहां एक भी इंसान नहीं मिलता और इसीलिए बहुत लंबे समय तक भूखे रहने की वजह से 3 दिन बाद शहर में खाने की तलाश करते हुए चुड़ैल की वहीं मौत हो जाती है, जिसे देखकर पूरा शहर बहुत खुश होता है और चुड़ैल के डर से मुक्ति पाकर
सुकून से रहने लगता है। गांव की अनाथ फौजी बेटियां मीना, रीना, टीना, पूजा और गुड्डी का घर देश के बॉर्डर के पास वाले एक गांव में है। उनके माता पिता आर्मी कैंप में खाना बनाने का काम करते हैं। उनके पिता का नाम बिरजू और माता का नाम बिमला है। जय हिंद कर्नल साहब, आज क्या खाएंगे आप लोग? अरे आप दोनों जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। आप दोनों के हाथ का खाना लाजवाब है। तो फिर आज रोटी और चिकन करी बना देते हैं। दोनों खाना बनाने में लगी गए कि तभी बाहर से गोलाबारी की आवाज सुनाई दी। कर्नल चिल्लाए, हमारे कैंप पर दुश्मन देश ने हमला कर दिया है, सभी अपना अपना पोजीशन ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशन ले लिया। बिरजू और बिमला रसोई के अंदर छुपे बैठे रहे। लड़ाई छिड़ गई। हाँ जी, सुनते हो, घर पर 5 बेटियां हमारे भरोसे बैठी है। अगर आज हमें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चिंता मत करो बिमला, कुछ नहीं होगा। लड़ाई चलती रही। तभी बिरजू ने खिड़की से देखा कि एक दुश्मन पीछे से कर्नल को मारने आ रहा है। तभी बिरजू ने दौड़ लगाई और कर्नल को धक्का मार दिया। दुश्मन की गोली से बिरजू की मौत हो गई। ये देखकर बिमला भी चुप नहीं रह पाई। वो भी दुश्मन को मारने के लिए निकल गई, लेकिन दुश्मन की गोली से उसकी भी मृत्यु हो गई। कर्नल तो बच गया, लेकिन उस दिन वो पोस्ट देश के हाथ से निकल गया। दुश्मनों ने बागा पोस्ट नाम के उस पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। 5 बेटियों को जब अपने माता पिता की मौत के बारे में पता चला तब वो बहुत रोई। आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। 5 फूट फूट कर रोए। उसके बाद मीना ने सबको संभाल लिया, लेकिन उसके मन में एक जिद चढ़ गई। जिन्होंने हमारे माता पिता को मारा है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आर्मी में जाऊंगी और इस मौत का बदला लूंगी। हम भी आर्मी में जाएंगे दीदी, और हम भी बदला लेंगे। इसके बाद 5 ने खुद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। उसके बाद घर लौटकर कसरत करनी होगी। 5 इसी रूटीन से आगे बढ़ने लगे। उधर कर्नल चिंता में पड़ गए। जो लोग लड़ाई में मारे गए थे, उन लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जो लोग आज मर गए हैं उनकी कसम, बाघा पोस्ट हम वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और अभी अभी इतने जवानों को खोने के बाद कर्नल भी थोड़े दिन के लिए चुप बैठ गए। उस तरफ मीना अपनी बहनों को लेकर हर सुबह ट्रेनिंग करती रही। हर सुबह वो दौड़ने जाते और एक कुत्ता उनका इंतजार करता रहता। मीना उसको बिस्किट खिलाती। ऐसे उन लोगों की कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई। मीना उसे घर ले आई। आज से तू हमारे साथ ही रहेगा, तू भी इस परिवार का हिस्सा है। तभी घर के बाहर मीना का चाचा लखा आ गया। यहाँ से निकलो तुम लोग, जल्दी निकलो। लेकिन क्यों चाचा, ये घर तो हमारा है। कागज दिखाओ जरा। कागज? वो तो नहीं पता कहाँ है। ये देखो मेरे पास है। तुम्हारे बाप ने घर का कागज गिरवी रखकर मुझसे उधार लिया था, उस हिसाब से ये घर मेरा हुआ। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए चाचा, हम कहाँ जाएंगे? 5 बहुत रोए धोए, लेकिन लखा का दिल नहीं पिघला। उसने 5 को घर से निकाल दिया। लखा के पास बहुत पैसा था। वो क्या करता था ये किसी को नहीं पता था। इस लखे के पास इतना पैसा आया कहाँ से? उसे तो मैंने कोई काम करते हुए नहीं देखा। पता नहीं यार क्या करता है वो, कोई झोल झाल वाला काम तो नहीं करता। लोग बस बातें बनाते थे, लेकिन उसका पैसा देखकर उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता था। इसीलिए मीना और बाकी चारों को भी किसी से कोई मदद नहीं मिली। लखा ने सबको मना करके रखा था। सुनो गांव वालों, अगर मेरी 5 भतीजियों को किसी ने अपने घर में जगह दी तो मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। इसी डर से 5 को किसी ने अपने घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। मीना ने कहा, कोई बात नहीं बहनों, हमें हमारी मंजिल पर टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उस कुत्ते ने राह दिखाई। वो कुत्ता एक बड़े से पेड़ के नीचे रहता था। उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद था। 5 उसी के अंदर रहने लगे। उसके अंदर 5 को ठीक से बैठने तक नहीं मिलता था। कोई बैठ जाता था तो कोई खड़ा होकर ही सो लेता था। और सुबह उठकर पहले कसरत और फिर जंगल में से फल और सब्जियां तोड़कर खाना बनाना। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतने लगे। दूसरी ओर कर्नल लड़ाई के लिए आर्मी जवानों की झुंड इकट्ठी करने लगे। लड़कों, हमें कैसे भी करके बाघा पोस्ट को वापस लेना है। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? यस सर।
कुछ ही दिनों के अंदर कर्नल ने बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन पता नहीं कैसे दुश्मनों को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था। वो लोग तैयार होकर ही बैठे हुए थे। कर्नल हार गए। इस बार भी वो मरते मरते बचे। भला उन लोगों को पता कहां से चल गया कि हम अटैक करने वाले हैं? अजीब है। कर्नल फिर से तैयारी में लग गए। इधर कठिनाई के साथ जूझते जूझते 5 लड़कियां बड़ी होने लगी। वो लोग जवान हो गई और एनसीसी कैंप में भर्ती हो गई। एनसीसी कैंप में मुफ्त में खाना भी मिलता था, इसीलिए इतने दिनों बाद 5 को भरपेट खाना मिला। उस कुत्ते को भी खाना मिलता रहा। एनसीसी कैंप में वो कुत्ता भी उन लोगों के साथ ही रहता था। एक दिन एनसीसी कैंप में चोरी हुई। बहुत सारे लोगों का मोबाइल फोन चोरी हो गया। सब लोग परेशान हो गए। तब मीना ने कुत्ते से कहा, जा मोती, मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है, जा और चोर को पकड़ कर ला। मोती सूंघते सूंघते एक लेक के किनारे पहुंच गया। वहां खुदाई करके देखा गया कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर बांधकर सभी मोबाइल फोन को रखा गया था। सबको अपना अपना फोन मिल गया। मोती सूंघते हुए आगे बढ़ा और जंगल में से उस चोर को भी ढूंढ कर निकाला। उसका नाम गुल्लू था। गुल्लू को देखकर मीना को कुछ याद आ गया। अरे, मैंने तो एक बार इसे चाचा के घर पर देखा था। ये चोरी चकारी करता है। इसका मतलब क्या चाचा भी? मीना चिंता में पड़ गई। कैंप में 5 लड़कियों की और कुत्ते की जय जयकार होने लगी। उस तरफ कर्नल चिंता में पागल हो रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने कुल मिलाकर 9 ऑपरेशन किए थे, लेकिन हर एक बार दुश्मन को पहले से अटैक के बारे में पता था। ये कैसे हो सकता है? भला हर बार सटीक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच कैसे रही है? दूसरी ओर लखा का जमीन जायदाद दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली। गांव वाले उसकी पीठ पीछे और ज्यादा बातें करने लगे। पक्का कुछ घपला करता है ये, नहीं तो इतना पैसा तो डाकुओं के पास भी नहीं है। उधर गुल्लू को छोटा मोटा चोर समझकर 2-3 थप्पड़ मारकर छोड़ दिया गया। अगले दिन कैंप में कर्नल साहब आए आर्मी सिलेक्शन के लिए, और उनकी नजर मीना और बाकी 4 लड़कियों पर पड़ी। लड़की होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो? डर नहीं लगता? नहीं साहब, हम लोगों का एक मिशन है। अच्छा, कैसा मिशन? तब मीना ने सारी बात बताई। सब सुनकर कर्नल की आंखों में आंसू आ गए। ओह, तुम लोग बिरजू और बिमला की बेटियां हो। मुझे बचाते हुए ही तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन मैं आज तक उनके मौत का बदला नहीं ले पाया। मिलके लेंगे ना सर बदला। 5 का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। 5 बहुत खुश हुई, लेकिन अब असली काम करना बाकी था। 5 को स्पेशल टीम में लिया गया। एक रात को स्पेशल टीम की मीटिंग हो रही थी। बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों पर 10वां अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। तभी मीना ने देखा कि गुल्लू खिड़की के बाहर बैठे हुए दूर से सब कुछ सुन रहा है। मीना ने कर्नल को ये बात बताई। तो चलो उसे पकड़ते हैं। नहीं सर, ये छोटा आदमी है, ये इतना बड़ा काम खुद से नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा। हम गुल्लू का पीछा करते हैं। मीना और कर्नल ने चुपके से गुल्लू का पीछा किया और गुल्लू जिसके पास गया वो देखकर मीना खड़ी की खड़ी रह गई। चाचा? इसका मतलब चाचा ने ही हर बार दुश्मनों को खबर दी। लखा ने गुल्लू से कहा, तू बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ला गुल्लू, तुझे मैं मालामाल कर दूंगा। दुश्मनों से बहुत पैसा मिलता है मुझे। तभी कर्नल ने लखा पर बंदूक तान दी और मीना ने गुल्लू पर। अरे 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 अरे, ये क्या? बचाओ! दोनों को अरेस्ट किया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस बार दुश्मनों को खबर नहीं मिली। उनके ऊपर अचानक से हमला किया गया। मीना ने इस ऑपरेशन को लीड किया। दुश्मन पूरी तरीके से हिल गए। इस बार भी कर्नल को पीछे से एक दुश्मन मारने के लिए आया और अचानक से वहां मोती आ गया और उसने दुश्मन की छाती पर छलांग लगाई और उसे नोच नोच कर मार डाला। कर्नल बच गए। कर्नल, मीना और बाकी 4 ने मिलकर बाघा पोस्ट वापस ले लिया। माँ, पापा, आज हमारा सपना पूरा हुआ। आज हम लोगों ने आप दोनों की मौत का बदला लिया है। सभी बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्नल बहुत खुश हुए। उन्होंने मोती को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया और वहां से मोती को भी आर्मी में नौकरी मिल गई। 5 को बड़ा ऑफिसर बना दिया गया। रहने के लिए घर दिया गया और इसके बाद से 5 खुशी खुशी देश की सेवा करने लगी। दोस्तों, आप लोगों को प्रजातंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। गरीब अनाथ बच्चियों पर ठंड का कहर।
ठंड इतनी है कि पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। ऊपर से हर वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कोई अपने घर से निकल ही नहीं रहा है। सभी अपने अपने कमरे में कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं, लेकिन पूजा और उसकी बाकी बहनें इतनी भी खुशनसीब नहीं हैं। उन लोगों के पास एक कंबल तो छोड़ो, एक घर तक नहीं है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। ठंड में मेरी सांस फूल रही है। पूजा की बहन परी ठंड से कांप रही है, लेकिन पूजा के पास ठंड से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। भगवान ने इन पांचों के लिए सिर्फ भुगतना लिखा है। ये लोग हमेशा से गरीब थे, लेकिन रास्ते पर नहीं थे। इन लोगों के पास टूटा फूटा ही सही, लेकिन एक घर था। इनके माता पिता भी थे। वो दोनों ट्रक में भारी भरकम माल लोड करने का काम करते थे। आज बहुत काम है बिमला, बहुत भारी सामान उठाना पड़ेगा। क्या तुम इस हालत में उठा पाओगी? हाँ, उठाना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदारी और बढ़ रही है, काम तो करना ही होगा। पूजा की माँ बिमला तब गर्भवती थी। तब वो लोग 4 बहनें थे और एक इस दुनिया में आने वाली थी। उसके पिता रमेश और माता बिमला हर रोज काम पर जाते थे और पूजा घर संभालती थी। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। बिमला गर्भवती अवस्था में ही भारी भरकम माल ट्रक में उठाने लगी, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह! क्या हुआ बिमला, क्या हुआ? तभी वहां की बाकी औरतों ने कहा, लगता है बिमला की डिलीवरी होने वाली है, हट जाओ सब लोग यहाँ से। सभी औरतों ने मिलकर साड़ियों से उस जगह को घेर दिया और बिमला की कोख से एक बेटी पैदा हुई। सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई, लेकिन तभी मालिक आ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? काम रोक कर बच्चा बच्चा खेल रहे हो तुम लोग? नहीं मालिक, अब मेरी बीवी पेट से थी ना, उसकी डिलीवरी हुई है। काम धंधा नहीं है, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, एक के बाद एक बच्चा लिए जा रहे हो। ये सुनकर बिमला गुस्सा हो गई। मालिक, ये मेरी बच्ची है, बच्ची को लेकर उल्टी सीधी बातें मत करना। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी? ये बोलकर मालिक ने उसी हालत में बिमला को मारना शुरू किया। बिमला बच्चे को गोद में लेकर मार खाती रही और सब लोग चुपचाप देखते रहे। मालिक वहां से चले गए और अपने मन में कहा, ये लोग बहुत बढ़ गए हैं, इनके बच्चे के साथ ही इन्हें कुचल दूंगा आज। काम खत्म होने के बाद रमेश और बिमला अपनी बच्ची को गोद में लेकर निकल गए। वो दोनों बहुत खुश थे। बिमला की गोद में सोकर वो बच्ची भी हंस रही थी, लेकिन तभी दूसरी ओर से मालिक एक ट्रक लेकर बहुत स्पीड में उन लोगों के सामने आ गए और रमेश ट्रक के नीचे कुचला गया। नहीं, ये क्या हो गया? बहुत अच्छा हुआ। ये बोलकर मालिक ने ट्रक से बिमला को भी कुचल दिया। बिमला की गोद से बच्ची पास की झाड़ियों में गिर गई। बिमला और रमेश का देहांत हो गया और तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। इसीलिए मालिक ट्रक लेकर भाग गया। इतनी देर में पूजा और उसकी बाकी बहनों को उनकी नई बहन के बारे में खबर लग गई थी। लेकिन रात होने पर भी जब बिमला और रमेश उस बच्ची को लेकर नहीं लौटे, तब पूजा चिंता में पड़ गई। माँ बापू अभी तक लौटे क्यों नहीं? पूजा की तीसरी बहन राखी ने कहा, चलो दीदी, हम जाकर देखते हैं। चारों घर छोड़कर निकल गए, लेकिन जाकर देखा कि रास्ते में दोनों मरे पड़े हैं और आसपास पुलिस खड़ी है। पूजा दौड़कर डेड बॉडी के पास गई और रोने लगी। माँ बापू, क्या हो गया? क्या हो गया आप दोनों को? चारों बहुत रोए और फिर पूजा ने पुलिस से पूछा, पुलिस अंकल, मेरी बहन कहाँ है? मेरी माँ और बापू उसे ही लेकर आ रहे थे। बहन? लेकिन हमने तो किसी बच्चे को नहीं देखा। पुलिस दोनों डेड बॉडी को उठाकर ले गई। पूजा और बाकी बहनें मिलकर उसकी नवजात बहन को ढूंढते रहे। तभी झाड़ियों के बीच से एक कुत्ता उस बच्ची को मुंह में लेकर बाहर आया और पूजा के सामने रख दिया। बहन, मेरी बहन तो यहाँ है। उसने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और फिर वो अपने घर की ओर चले गए। वो कुत्ता भी उन लोगों के पीछे पीछे चलता रहा। आजा, तू भी आजा, तू भी बिना माँ बाप का ही है। आजा, हम लोग एक साथ रहेंगे। वो लोग घर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक बुलडोजर से उनके घर को तोड़ा जा रहा है और पास में एक सरकारी ऑफिसर खड़े हैं। पूजा ने उनके पैर पकड़ लिए। क्या हुआ साहब? हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? यहाँ तो हम रहते हैं।
अब हम कहाँ रहेंगे? वो सब मुझे क्या पता, सरकारी जगह पर झोपड़ी बना के रहोगे तो ऐसा ही होगा। जाओ भागो यहाँ से। उस ऑफिसर ने पूजा को लात मार दी। पूजा गिर गई और उसे चोट लग गई। पूजा की बहनों ने उसे उठाया। उठो दीदी उठो, यहाँ हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है, चलो हम कहीं और चलते हैं। वो लोग रास्ते पर आ गए और रहने का ठिकाना ढूंढने लगे। इतनी ठंड में न उन लोगों के पास घर रहा और न कोई ठिकाना। उनके पास अभी ठंड से बचने के लिए एक चद्दर तक नहीं है। चारों बहनों ने अपने अपने कपड़ों से थोड़ा हिस्सा फाड़कर अपनी नवजात बहन के लिए कपड़ा बना दिया और फिर बाकी सबको बहुत ठंड लगने लगी। दीदी बहुत ठंड लग रही है, ठंड में मेरी सांस फूल रही है। परी ठंड में कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश हो गई। पूजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। उसने परी को भी अपने कंधे पर उठा लिया। तभी वो कुत्ता भौंकने लगा और भौंकते हुए जंगल की ओर चला गया। दीदी लगता है ये कुत्ता हमें कहीं पर ले जाना चाहता है। हाँ चलो सब लोग उसके पीछे। वो लोग उस कुत्ते का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चले गए। हाँ ये जगह अच्छी है, हम यहाँ पर रह सकते हैं। उस जगह पर बहुत सारे बांस के पेड़ थे। पूजा ने बांस से एक घर बनाया और उसके बाद वो लोग वहां रहने लगे। कुछ देर बाद घर के अंदर गर्मी बढ़ी और परी को होश आ गया। सभी मिलकर उस कुत्ते को सहलाने लगे। तू ही हमारा अपना है रे, तेरी वजह से हम लोगों को एक घर मिला। वो लोग जंगल से फल तोड़कर खाने लगे। अगले दिन पूजा ने देखा कि घर के बाहर जंगल की एक मुर्गी आई है। वाह ये मुर्गी कितनी सुंदर है, लगता है ये भूखी है। ये बोलकर पूजा ने उस मुर्गी को कुछ छोटे छोटे फल खाने को दिए। वो फल खाकर मुर्गी बहुत खुश हुई और पूजा ने अगले दिन देखा कि घर के बाहर बहुत सारी मुर्गियां आ गई हैं। उन बहनों ने मिलकर सबको फल खिलाया और उपहार स्वरूप सभी मुर्गियों ने एक एक अंडा दिया। कुल मिलाकर उन लोगों के पास 20 अंडे हो गए। वाह हमारे पास कितने सारे अंडे हैं। एक काम करते हैं, हम इन अंडों को बाजार में बेचते हैं। ये बोलकर पूजा ने सभी अंडों को जंगल के बाहर वाले बाजार में बेच दिया और उन पैसों से उसकी नवजात बहन के लिए दूध खरीद कर लाई। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ती गई और वो मुर्गियां भी उन लोगों के साथ रहने लगी। पूजा ने मुर्गियों के लिए एक बड़ा सा बांस का घर बना दिया और सभी मुर्गियां हर रोज कुल मिलाकर 100 अंडा देने लगी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, हमें इस जंगल में रोजगार मिल गया। वो कुत्ता मुर्गियों के साथ खेलता रहा और पूजा अंडे बेचती रही। ऐसे करके उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और उन्होंने जंगल में ही एक अच्छा सा घर बना लिया। हर एक बहन के लिए अलग अलग कंबल खरीदा गया। ऐसे ही उन लोगों ने जिंदगी में सफलता प्राप्त की। उस तरफ बिमला और रमेश को मारने के जुर्म में मालिक को गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसका जीवन खत्म हो गया और यहाँ मेहनत और ममता के सहारे पूजा और बाकी बहनों ने अपने लिए जीने का रास्ता ढूंढ लिया।